बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एम्पेयर लॉ से स्टार्ट करते हैं आज अपनी बात को। सबसे पहले समझते हैं कि एम्पेयर लॉ हमसे कहता क्या है। देखिए एम्पेयर लॉ हमसे ये बात करता है कि एक वायर जिसमें से करंट गुजर रहा है हमारे पास I और उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और इसको कैसे मालूम किया था हमने, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कि करंट की डायरेक्शन में थंब को करें तो उंगलियों को रोटेट करें, जो डायरेक्शन जिस तरह उंगलियां कर्ल हो रही हैं उसी डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, डेवलप हो चुकी है इसके अराउंड, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास एक सर्कल है और मैंने आपसे कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने का तरीका ये है कि उस पॉइंट के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाती है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, फिर आप एक छोटा सा, अगर क्योंकि सर्कल पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा जो होता है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा हिस्सा मैंने ले लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ को मैं क्या कह रहा हूं, डेल्टा एल कह रहा हूं। तो चूंकि पूरे सर्कल की लेंथ एल है लेकिन एक छोटे से पार्ट की जो लेंथ है वो हमारे पास डेल्टा एल है, तो ये छोटा सा हिस्सा है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो ये दिस डेल्टा एल इज द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ एन एलिमेंट। और ये एलिमेंट किसमें लिया गया, टेकिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में लिया गया। तो एम्पेयर ये बोलता है कि ये काम आप पूरे सर्कल के साथ कर लीजिए, तो पूरे मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल है सबके साथ ये कर लीजिए, पूरे सर्कल को छोटे छोटे डेल्टा एल्स में डिवाइड कर दीजिए, ओके। हर डेल्टा एल की एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद किसी भी एक पार्ट के लिए आप इसका प्रोडक्ट मालूम कर लीजिए, यानी जिस तरीके से ये मैंने किया हुआ है, तो ये जो एलिमेंट मैंने डेल्टा एल लिया हुआ है, एलिमेंट डेल्टा एल, इस एलिमेंट के लिए जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट ले लीजिए। हाँ, प्रोडक्ट हमने डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है। ये काम पूरे सर्कल के साथ करने का मतलब है कि सम कर दीजिए इसको पूरे सर्कल के लिए। तो उसने कहा था ये आंसर हमारे पास है म्यू नॉट आई के बराबर, राइट। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, ये है सम और ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो हम कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट। देखें गौर से, सम ऑफ द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, P, tangential component of the magnetic lines of induction, and length of an element taken in the magnetic field is equal to, now mu naught is a constant, तो mu naught एक constant I से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी कुछ चीज मल्टीप्लाई होती है टाइम्स कहते हैं। So mu naught times I का मतलब ये है, this is the net enclosed charge, this I is the net enclosed करंट, सॉरी मैंने चार्ज कह दिया करंट, नेट इनक्लोज करंट है हमारे पास, याद रखिएगा, ठीक है। किसमें इनक्लोज है, इस मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल में इनक्लोज है। इसका मतलब यह है कि इस सर्कल के सेंटर से ये वायर पास हो रही है, बी केयरफुल। इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं बायोट सेवंथ लॉ के अंदर, राइट, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल है उसके सेंटर से ये लाइन पास हो रही है, तो जो करंट आई है दैट इज इनक्लोज इन दिस मैग्नेटिक फील्ड सर्कल, तो ये इनक्लोज करंट है एंड दैट इज द नेट करंट। नेट करंट के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसे कहता हूं कि ये दो वायर मेरे पास, एक वायर में से करंट किस तरीके से जा रहा है I और दूसरी वायर उसमें से करंट किस तरफ जा रहा है I, राइट, और मैं एक सर्कल बनाता हूं, तो मैं इस सर्कल में से गुजरने वाला अगर नेट करंट बोलूं तो आप मुझे क्या बताएंगे, यहाँ पे नेट करंट कितना है, 0, क्योंकि जितना करंट ऊपर जा रहा है उतना करंट वापस आ रहा है। अगर सेम करंट है और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेट करंट 0 हो जाएगा हमारे पास। दिस इज द सेम स्टोरी जब हमने आपसे कहा था करंट के टाइम पे कि करंट क्या होता है, नेट फ्लो ऑफ चार्जेस। याद है मैंने कहा था फ्लो ऑफ चार्ज नहीं, उससे कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, नेट फ्लो ऑफ चार्ज। इसी तरीके से यहां पे मैं आपको कह रहा हूं कि जो आई है दैट इज द नेट करंट। तो अगर एक लूप में से जितना करंट जा रहा है उतना वापस आ रहा है तो इट विल क्रिएट नो मैग्नेटिक फील्ड, या जो आप ये कहना चाहिए कि जो इनक्लोज करंट है, नेट इनक्लोज करंट, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज नोन एज द एम्पियर लॉ। यहाँ पे म्यू नॉट हमारे पास वही है, फ्री स्पेस परमेबिलिटी, जिसकी वैल्यू 4 पाई एक्सपोनेंट -7 है और इसके यूनिट हमारे पास वेबर पर एम्पेयर मीटर। अच्छा, वेबर हमारे पास पुराना यूनिट था, हम इसको टेस्ला की जबान में भी लिख सकते हैं। आपको याद है मैंने लास्ट टाइम आपको ये करके बताया था कि आप वेबर पर मीटर स्क्वायर अगर लिखते हैं इनटू मीटर, सही है, अपॉन एम्पेयर, तो ये बिल्कुल यही चीज है हमारे पास कि मैंने वेबर पर मीटर स्क्वायर किया तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में मीटर आ जाएगा और एम्पेयर एज इट इज, ठीक है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, टेस्ला के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर।
सो चाहे आप 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7 के साथ म्यू नॉट के यूनिट वेबर पर एम्पियर मीटर लिख दीजिए या टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर लिख दीजिए, बात एक ही है, क्योंकि 1 हमारे पास टेस्ला इक्वल होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर पुराना यूनिट था, अब चूंकि ऐसा यूनिट के अंदर हम बात कर रहे हैं तो टेस्ला है, बट वी कैन यूज बोथ यूनिट, दोनों यूनिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेस्ला को साथ में आप गॉस के साथ एक्सपोनेंट 4 गॉस भी इक्वल कर सकते हैं, राइट। सो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 4 गॉस। तो ये सारी कहानी थी हमारे पास किसके मुतालिक थी, एम्पियर के मुतालिक थी। और एम्पियर में याद रखिएगा ये जो मैंने नेट करंट कहा है ये एक अहम बात है। दूसरी बात, ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल लिया हुआ है, ये तो मैंने वो है जो कि करंट गुजरने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना। क्या ये जो सर्कल है ये जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल हो? ये सर्कल जो है ये हमारे पास हाइपोथेटिकल है, ये ख्याल कीजिएगा जरा। इस हाइपोथेटिकल कहने का मतलब ये है कि जिस तरह गॉसेस से प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम क्या करते थे, हम कहते थे कि जिस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, फ्लक्स मालूम करना है, आप वहां पर गॉसियन सरफेस क्रिएट करें। याद है हाइपोथेटिकल सरफेस थी, बिल्कुल इसी तरह एम्पियर ये बोलता है कि जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वहां पर आप एम्पिरियन लूप, यहां पर लूप कहलाता है एम्पिरियन लूप, वहां पर था गॉसियन सरफेस, यहां पर इसका नाम है एम्पिरियन लूप। तो वी क्रिएट एम्पिरियन लूप कहलाता है। और एम्पियर लॉ का पूरा नाम आमतौर पे एम्पियर सर्किटिकल लॉ, सर्किट होता है ना सर्किट, तो सर्किटल लॉ भी हमारे पास कहलाता है, ठीक है। तो एम्पिरियन लूप क्या है? ये लूप मैंने कंसीडर किया हुआ है, दिस इज हाइपोथेटिकल लूप, जिसको मैं कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का है। मैं चाहूं उसको छोटा भी ले सकता हूं बिकॉज आई नो कि मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं, राइट। तो एम्पिरियन लूप की शेप कैसी होनी चाहिए? विल इट बी ऑलवेज अ सर्कल? द आंसर इज नो, एनी शेप। तो एम्पिरियन लूप कैन हैव एनी शेप, किसी भी शक्ल का हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। मिसाल के तौर पर ये एक वायर है जिसमें से करंट जा रहा है और मैं शेप जो है वो कुछ इस किस्म की ले रहा हूं, ऐसे मैंने कुछ कर बना दिया, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने इस पूरे लूप के साथ ये वाला काम करना है। मैंने स्मॉल डेल्टा एल में क्रिएट, इसको डिवाइड करना है। डेल्टा एल की लेंथ कितनी होगी? इट डिपेंड अपॉन यू। आपने डेल्टा एल की लेंथ वो रखनी है जिस डेल्टा एल के लिए बी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ये याद रखिएगा, डेल्टा एल की लेंथ बड़ी लेनी है, छोटी लेनी है, बहुत छोटी लेनी है, बहुत बड़ी लेनी है, इट ऑल डिपेंड अपॉन यू। लेकिन इस तरह लेने के उस डेल्टा एल के लिए जो बी है इट मस्ट बी कांस्टेंट, ओके। So this is the story about Ampere's law, Ampere's circuital law, Amperian loop के बारे में मैंने आपको बता दिया, enclosed current mu naught, that's it। इसके बाद हम एम्पेयर लॉ को यूज करते हैं और दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक हमारे पास कहलाता है सोलिनॉइड और एक हमारे पास कहलाता है टोरॉइड। बट बिफोर गोइंग फॉर द सोलिनॉइड मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कमेंट करूंगा। जब किसी वायर में से करंट गुजरता है, वी नो दैट जब किसी तार में से करंट गुजरता है तो उस तार के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट रहती है, जिस तरह यहाँ पर है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगी, कहां पर कम होगी, इसके बारे में एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूं। और ये जो कमेंट है दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर लॉ। चूंकि हमारे कोर्स में नहीं है, ज्यादा डायरेक्टली ये कमेंट सुन लीजिए। सपोज करें ये एक वायर है और इस वायर में से करंट गुजर रहा है आई, ठीक है। उस करंट गुजरने की वजह से इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। तो मैंने जब वायर अच्छी खासी मोटी बना दी है, तो अगर ये हमारी वायर का सेंटर है तो वायर के सेंटर से लेके जितना डिस्टेंस वायर की सरफेस तक कवर करेंगे, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द वायर। क्या कहेंगे? ये वायर का हमारे पास क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि वायर के सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस लेना शुरू करूं तो याद रखिएगा एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग वायर, वो वायर जिसमें से करंट गुजर रहा है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? जीरो। आपको याद है जब हमने एक हॉरिस पेपर की बात की थी या कंडक्टर की बात की थी तो उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी? वो भी जीरो थी। सो बी केयरफुल, मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी होगी? जीरो होगी। जैसे जैसे हम आर यानी फ्रॉम सेंटर टू सरफेस जाते रहेंगे, ये पहला पॉइंट हो गया मेरे पास। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास कि एज
आर इंक्रीजेस, जैसे जैसे आर की वैल्यू हम इंक्रीज करते रहेंगे, बी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो बी की वैल्यू भी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज करती रहेगी। यहां तक आप इंक्रीज करते करते कहां पे पहुंच गए, सरफेस पर आ गए। तो याद रखिएगा बी इज मैक्स एट सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अब आप सरफेस से आगे जाना शुरू कर दीजिए। तो इसके लिए मैं पॉइंट बता रहा हूं कि एज आर इंक्रीजेस बियॉन्ड द सरफेस, सरफेस से आगे जब ये इंक्रीज करने लग जाए तो बी इज प्रोपोर्शनल, बी इज प्रोपोर्शनल टू आर इनवर्स। क्या मतलब हुआ आर इनवर्स का? मतलब ये हुआ कि मैं ये कहना चाह रहा हूं ना, बी इज प्रोपोर्शनल टू आर इनवर्स का मतलब ये है कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी बी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। तो याद रखिएगा सेंटर में नो मैग्नेटिक फील्ड, at the center of the wire magnetic field is 0. As we increases the r, magnetic field increases this point. As it reaches to the surface of the wire or surface of the conductor, magnetic field become maximum. Now as we increase the further distance from the surface of the wire, surface of the wire से भी आगे जाना शुरू कर दें, then magnetic field decreases. It is inversely proportional to this distance. So ये points कुछ अहम points थे जो मैं चाह रहा था कि आपको याद हो। अब हम बात करते हैं सोलिनॉइडल फील्ड के बारे में कि सोलिनॉइडल फील्ड क्या होता है। सोलिनॉइड हमारे पास क्या होता है, ये जरा आपने समझना है। जब हम किसी इंसुलेटेड कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब है, देखिए हमारे घरों में जो बिजली की तार है, आपने देखा होगा बिजली की तार के ऊपर का रंग रेड होता है या ब्लैक होता है। हम लोग तो ये दो तारें आपको नजर आती है बिजली की तारें, ठीक है। येलो भी होता है, इसके अलावा ब्लू भी होता है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ मोस्टली आपने देखा होगा ब्लैक और आपको रेड नजर आ रही है। तो वो जो ब्लैक और रेड उसके ऊपर वो एक इंसुलेशन है, एक रबड़ की बिल्कुल या एक इंसुलेशन की लेयर है उसके, लेकिन वो लेयर अच्छी खासी मोटी है। अगर उस वायर को आप लपेटे तो एक दो बल देने के बाद उसको मजीद लपेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, या ज्यादा उसको अगर आप टर्न देना शुरू करें तो बहुत बड़ा गुच्छा बन जाता है, राइट। इसका सोल्यूशन ये है कि वो जो उसके अंदर जो कॉपर की तार है, उस कॉपर की तार को सोल्यूशन में डिप करके निकाल लेते हैं। वो सोल्यूशन उसके ऊपर बिल्कुल चिपक जाता है। जैसे आप अपना हाथ पानी में डिप करके निकाल लें तो पानी आपके हाथ के ऊपर बिल्कुल एक बारीक सी लेयर बना रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपने ग्लू के अंदर अपना हाथ को डिप करके निकाला है तो ग्लू एक बिल्कुल बारीक सी लेयर आपके हाथ पे बना लेगा। ये बात समझ आ रही है? वो जो बारीक सी लेयर है, इतनी ही बारीक सी लेयर हम डेवलप करते हैं कॉपर की तार के ऊपर, उसको हम कहते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो अगर आपने कभी कोई वाइंडिंग खुली देखी हो तो उसमें आपको जो येलोइश टाइप का रंग नजर आ रहा होगा, वो बेसिकली वो मटेरियल है जो उसके ऊपर उन्होंने क्या कहना चाहिए एज ए ग्लू इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि वर्क कर रहा है किसके तौर पे, इंसुलेशन के तौर पे। तो मैं कह रहा हूं इंसुलेटेड कॉपर वायर, उस इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने इस तरीके से स्पाइरल कर दिया। ओके, जब इस तरीके से हम उसको स्पाइरल कर देते हैं तो इस चीज को हम कहते हैं सोलिनॉइड। दिस इज कॉल्ड सोलिनॉइड, सोलिनॉइड। और जब हम इसमें से करंट गुजारते हैं आई, तो ये डेवलप करता है मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं सोलिनॉइडल फील्ड। तो सोलिनॉइड में से जब करंट गुजरता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, दैट इज नोन एज द सोलिनॉइडल फील्ड। अच्छा, कॉपर की तार को हवा में तो लपेट नहीं सकते, तो इसको जाहिर सी बात है किसी मटेरियल में लपेटेंगे। ये मार्कर है, तो अगर मुझे तार लपेटनी है तो मैं इस मार्कर के ऊपर लपेट दूंगा। तो जिस मार्कर के ऊपर मैं तार को लपेट रहा हूं उसको हम कहते हैं कोर। तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि इस तरीके से हवा में लपेटी होती है, बल्कि हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये जो जिसके ऊपर मैं तार को लपेट रहा हूं इसको हम कहते हैं कोर, राइट। ये कोर है। तो इस कोर के ऊपर मैं कॉपर की तार को इस तरीके से क्या कर लिया, लपेट लिया, राइट। अब ये बात समझ में आ रही है? तो ये कोर है और इस कोर के ऊपर हमने कॉइल को वाउंड किया हुआ है। तो याद एक चीज और भी जहन में रखिएगा कि कोर प्लस कॉइल, इन दोनों को मिलाकर जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं आर्मेचर। मोटर के अंदर ये लफ्ज बहुत ज्यादा सुनने में आता है, आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या होता है, कोर प्लस कॉइल दोनों मिला के हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं।
तो कॉइल है, कोर के ऊपर लपेटा है, कोर शुड बी ए मैग्नेटिक मटेरियल, याद रखिएगा, दिस इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। और ये कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल होता है? आमतौर पे जिसको मैंने कहा था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो ये फेरोमैग्नेटिक क्यों होता है? कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को एब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। सो वी वांट कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड यहीं पर है, स्प्रेड होके जाया ना हो, राइट? सो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, और मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है इसके ऊपर भी हम कमेंट करते जाएंगे। इट इज फेरोमैग्नेटिक, it is ferromagnetic, which become a good magnet in the presence of the magnetic field. So when we pass the current through a solenoid, it create magnetic field. Now this magnetic field, उस magnetic field के अंदर we have placed this core, and core is a ferromagnetic material. So this ferromagnetic material, this core become a strong magnet. तो हमारा solenoid किसके तौर पे काम करता है? मैग्नेट के तौर पे काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का लफ्ज बहुत ज्यादा सुनने में आता है, प्रैक्टिकल जो हमारे पास फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो क्या होता है? वो यही होता है, कोर पे कॉइल लपेटा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोर जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, तो पूरी ये चीज एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट करती है। तो इसको हम आमतौर पे कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जहां पर भी फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का लफ्ज नजर आए, याद रखिएगा एक कॉइल को किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लपेटा हुआ है और उसमें से करंट गुजार रहा है, तो वो पूरी चीज एक मैग्नेट के तौर पर काम कर रही है। अच्छा, अब अगर इसमें से हम करंट पास कर रहे हैं, फर्स्ट करें करंट हम इस डायरेक्शन में पास कर रहे हैं, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, घूम के करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट आ रहा है, और यहां से जो करंट है वो यूं आउट होगा। तो याद रखिएगा किस डायरेक्शन में मैं करंट जा रहा है, देखिए करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल कर लूं, तो थंब ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं एक टर्न बनाता हूं ऐसे करके एक टर्न बनाता हूं, यहां से करंट आया, यूं करंट आया, ऐसे घूम के इधर और यहां से इधर चला गया, तो ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो करंट है मेरे पास, ये देख रहे हैं, ये ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, तो करंट जा किस तरफ है? आप बोलेंगे करंट किस तरफ जा रहा है? तो जिस तरफ करंट जा रहा है वो हमेशा नॉर्थ होता है, और जिस तरफ से आ रहा है वो हमेशा क्या होता है? साउथ होता है। तो ये पूरा सोलिनॉइड एक मैग्नेट के तौर पे काम करता है, ये हिस्सा इसका नॉर्थ होगा और ये हिस्सा इसका क्या होगा? साउथ होगा। तो आमतौर पे करंट को हम मूव कराते हैं तो थंब जिस तरफ होता है वो नॉर्थ और दूसरे हिस्सा साउथ। तो ज्यादा आसान इस तरह भी है, करंट किस तरफ जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है वो हमेशा, क्योंकि जाहिर सी बात है करंट गुजरने से क्या बन जाएगा? मैग्नेट तो बनेगा ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जब भी करंट गुजरेगा इट विल क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करता है? मैग्नेट क्रिएट करते हैं, बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सो वो मैग्नेट का नॉर्थ क्या होगा, साउथ क्या होगा? दिस इज द स्टोरी। मेरा ख्याल आसान है, अब आपकी समझ में आएगी, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर? अच्छा, तो ये इसी तरीके से ये हमारे पास किसके तौर पर एक्ट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर एक्ट। फिर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं इसके एम्पेयर से सॉल्व करते हैं और कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है। सो हम हमारा जवाब अभी आ जाएगा, लेकिन हम ये कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड होती है, आउटसाइड बहुत वीक होती है। और ये कोर तो और भी अच्छा काम कर लेती है कि वो आउटसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड इतनी क्रिएट नहीं होने देती, सारी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ही रहती है। तो याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के इनसाइड होती है, और इसकी जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है म्यू नॉट एन आई, ये हमारे पास है। अच्छा, अब इसमें याद रखिएगा म्यू नॉट तो वही है फ्री स्पेस परमेबिलिटी, राइट? और अगर हमने जिस तरीके से कोर यूज किया हुआ है तो उस कोर की अलग से परमेबिलिटी होगी, जिसको हम क्या लिखेंगे? उसको हम लिखते हैं म्यू आर, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये अच्छी तरीके से आपने याद रखना है। इसमें हमारे पास याद रखिएगा जब हमने डेरिवेशन की थी, तो मैं अगर आपसे कहूं कि जो टोटल करंट पासिंग थ्रू यूनिट लेंथ, किसी यूनिट लेंथ से जो टोटल करंट पास होता है वो हमारे पास एन आई के साथ आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें एल, तो एन आई एल, नील समझ लें, नील, सही है, आसानी से याद रहेगा, नील। नील का मतलब कुछ नहीं, तो जो करंट पास होता है वो एन आई एल होता है, नील होता है हमारे पास। यानी एन आई तो है, साथ में एल यहां पर होना
चाहिए था, लेकिन आपने देखा होगा डेरिवेशन में वो एल और यहाँ पर भी एल होता है, वो हम कैंसिल कर देते हैं। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड created by a solenoid. Mu naught is the free space permeability, n is the number of turns per unit length. n हमारे पास क्या है, n को हम कहते हैं, ये मैं मिटा देता हूं, ये सारी बात मेरा ख्याल समझ में आ गई होगी। तो n को हम कहते हैं, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सही है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, दिस इज द एन। और आई हमारे पास क्या है, आई हमारे पास इनक्लोज करंट, आई हमारे पास इनक्लोज करंट है। मेरा ख्याल है यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, और ये हमारे पास जो है टोटल, अगर कभी आपसे पूछे सोलिनॉइड में से कितना करंट पर यूनिट लेंथ गुजर रहा है, तो NIL करके यहां से हम आसानी के साथ उसको मालूम कर सकते हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा, जिसे हम कहते हैं आइडियल सोलिनॉइड। आइडियल सोलिनॉइड क्या होता है, तो जिसको वो चीज जिसको हम कहते हैं आइडियल सोलिनॉइड, वो क्या है? आइडियल सोलिनॉइड ये होता है कि अगर आप देखिए तो सोलिनॉइड का एक है रेडियस, जो सर्कुलर है ना, ये सर्कल ऐसे जा रहा है, तो इस सर्कल में एक रेडियस है, और एक है सोलिनॉइड की लेंथ। तो याद रखिएगा आइडियल सोलिनॉइड वो होता है जिसमें लेंथ बहुत ज्यादा हो, किससे? रेडियस से। सो नॉर्मली हम जिस सोलिनॉइड की बात करते हैं, या जो हमने इक्वेशन ड्राइव की हुई है, ये आइडियल सोलिनॉइड के लिए की है, जिसकी लेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा है बनिस्बत उसके रेडियस के। ओके, तो लेंथ खासी ज्यादा है और रेडियस हमारे पास खासा कम है। अच्छा, यहां पर इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी बताई जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल इतना जरूरी नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिस तरीके से करंट इस तरीके से घूमता हुआ आ रहा है हमारे पास, यहां से करंट आ रहा है, इधर गया फिर इधर आया, तो ऊपर से करंट जो है, यानी इसमें करंट यहां से आ रहा है और इस तरफ जा रहा है। ये मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं एक लूप ऐसे बना दूं तो ऐसे हो रहा है कि ये करंट यहां से आ रहा है और इधर जा रहा है, यहां से निकला इधर गया, फिर यहां से निकला और इधर गया। तो जहां से करंट हमारे पास आउट हो रहा है वहां पर हम लगाते हैं डॉट, और जहां से करंट इन हो रहा है वहां पे हम लगाते हैं क्रॉस। तो आमतौर पर सोलिनॉइड की डायग्राम आप देखेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करता है तो वो कुछ ऐसे डिस्कस कर रहा होता है कि डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस। ये क्या है? ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एक टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये हमारे पास तीसरा टर्न है, ये हमारे पास चौथा टर्न है, इसी तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली डेवलप हो रही है उस टर्न से। तो डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, राइट। अच्छा जी, उसके बाद अगली जो चीज है उसे हम कहते हैं टोरॉइड। तो टोरॉइडल फील्ड हमारे पास क्या चीज है? बिल्कुल उसी तरीके से बात है कि ये हमारे पास जनाबे वाली एक कोर है, और इस कोर के ऊपर हमने एक तार को लपेट दिया, वाइंडिंग कर दी, ठीक है। तो ये वो करंट, ये वो वायर है जिससे करंट आया, और इस पूरे टोरॉइड में घूम के यहां से करंट क्या हो गया? वापस आउट हो गया। इसके लिए जब हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, अच्छा अब इस टोरॉइड को आप क्या कह सकते हैं? इस टोरॉइड को आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली एक सोलिनॉइड है जिसको हमने शेप दी है डोनट की। तो डोनट की तरह की शेप दे देते हैं, सर्कुलर शेप दे देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोरॉइड कह देते हैं। सो इसमें हमारे पास ये जो है, यानी इनर कैविटी, जिसको मैं कहूंगा इनर कैविटी, यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। ये जो आउटसाइड टोरॉइड है, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहां पर इनसाइड द टोरॉइड होती है, इस जगह पर होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है म्यू नॉट Ni अपॉन 2πr, राइट। अब जरा मैं कुछ चीजें समझा दूं। यहाँ पे n जो है ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। पूरे टोरॉइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कैपिटल N से रिप्रेजेंट करें। और ये हमारे पास जो 2πr है, मेरा ख्याल आप फेमिलियर है, ये कहलाता है सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। तो कितना सर्कमफेरेंस है? तो ये बेसिकली लेंथ नहीं होगा, सर्कुलर लेंथ, सर्कल की लेंथ को सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो मैं अगर इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूं कि म्यू नॉट आई लिखता हूं, राइट, और ये n अपॉन 2πr लिखता हूं, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ।
मेरा ख्याल है दिस 2 पाई आर इज योर लेंथ एंड एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को हमने क्या लिखा है, स्मॉल एन लिखा हुआ है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट एन आई लिख सकता हूं। बी केयरफुल, सो दिस फार्मूला इज द सेम एज द सोलेनॉइड। हमारे कोर्स में जो हमारा इंटरमीडिएट का है उसमें सिर्फ ये फार्मूला लिखा हुआ है, राइट, कि म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई और उसे कैपिटल एन कर दिया। तो कैपिटल एन हमारे पास क्या है, यानी स्मॉल एन हमारे पास क्या है, इसको आप कहोगे टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। सो एन अपॉन एल, ये हमारे पास स्मॉल एन होता है। तो उस स्टोरी को यूज करते हुए मैंने एन अपॉन एल यानी 2 पाई आर इज द लेंथ, तो इसको मैंने म्यू नॉट एन आई की फॉर्म में कर दिया। तो हम अपने टोरॉइड की इक्वेशन को बिल्कुल सोलेनॉइड की तरह लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर हमारे पास। और हमारे कोर्स में म्यू नॉट कैपिटल एन से कर दिए, दोनों में डिफरेंशिएशन याद नहीं चाहिए, ठीक है। इस वक्त जरा मैं इसको अगर सोलेनॉइड का बोल रहा हूं तो सोलेनॉइड के लिए स्मॉल एन लिखा था, टोरॉइड के लिए कैपिटल एन लिखा था, लेकिन जब कैपिटल एन लिखा तो 2 पाई आर भी नीचे लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो इस इक्वेशन को याद रखें, चाहे तो इस इक्वेशन को याद रखें, लेकिन द एसेंस ऑफ द इक्वेशन कहती क्या है वो बात आपके कांसेप्ट में रहनी चाहिए, ताकि आप जो एमसीक्यूज हैं, जो न्यूमेरिकल है, उनके सही जवाब दे सकें। याद है कि मेरे कोर्स का पहला हिस्सा, चैप्टर 14 का पहला हिस्सा, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म, खत्म हो गया। अब मैं आपसे कमेंट करना चाहता हूं कि मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोगों ने क्या बात की थी। मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है इट क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आपको ये बात भी मालूम है कि जो साइंसेस हैं वो बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि किसी प्रोसेस को क्या रिवर्स किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम पानी यूज करते हैं, क्या हम पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं? हम बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं, क्या हम उनको रिसाइकिल कर सकते हैं? सो द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड इन फिजिक्स। हुआ ये कि हमने कहा कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है, करंट, इट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है हमारे पास कुछ मटेरियल होते हैं जिन्हें मैग्नेट्स कहते हैं। फर्स्ट करते हैं मार्कर जो है, मेरे पास एक मैग्नेट है, तो अगर ये मार्कर एक मैग्नेट है, इट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्रिएट कर सकता हूं? बिकॉज़ आई नो कि करंट क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्रिएट कर सकता हूं? रिवर्स प्रोसेस। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो हमारे चैप्टर का दूसरा हिस्सा है। तो हम अपने चैप्टर के दूसरे हिस्से में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है और क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्रिएट कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब तो अब जिस दुनिया में हम मौजूद हैं, द आंसर इज यस। क्योंकि इस वक्त जो करंट हमारे पास कमरे में आ रहा है, जो करंट आप लोग यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास मेजॉरिटी हमारे पास कौन सा करंट है, वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से क्रिएट हुआ है, राइट, जिसको हम एसी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब बात यह है कि दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हमारे पास जोसेफ हेनरी 1830 फ्रॉम अमेरिका, और माइकल फैराडे 1831 फ्रॉम द इंग्लैंड। दोनों साइमल्टेनियसली इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्रिएट करे। दोनों कामयाब हुए। जोसेफ हेनरी कहते हैं कि पहले कामयाब हुआ, माइकल फैराडे बाद में कामयाब हुआ। लेकिन माइकल फैराडे ने पहले पब्लिश किया अपने तमाम साइंटिफिक रिजल्ट्स, तो इसलिए जितने भी लॉज हैं वो हमारे पास फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाते हैं, राइट। तो हम फैराडे के नाम से इसको याद करेंगे, लेकिन आप देखिएगा हेनरी का नाम भी बहुत सारी जगह पे यूनिट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है टू ऑनर जोसेफ हेनरी फ्रॉम द अमेरिका, राइट। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर सबसे पहले मैं कुछ आपको डेफिनेशन बता देना चाहता हूं। हमारे पास एक डेफिनेशन है फ्लक्स लिंकेज की, हमारे कोर्स के साथ जरा इसको समझ लें। फ्लक्स लिंकेज किसे कहते हैं? हम फ्लक्स लिंकेज इस चीज को कहते हैं कि फर्स्ट करें हमारे पास एक वायर, एक ऐसे ले लेता हूं, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ है। तो मैग्नेट के नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन निकलेंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगी। और उसके आगे मैंने ये एक जनाबे वाली एक कॉइल का एक टर्न बनाया हुआ। सो एक मैग्नेट, उससे मैग्नेटिक लाइन और आगे एक कॉइल बनाया हुआ। तो कितनी मैग्नेटिक लाइंस इस कॉइल के साथ लिंक कर रही हैं? तो मैग्नेटिक लाइंस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। याद है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कितने मैग्नेटिक लाइंस। तो कितने मैग्नेटिक लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कॉइल के साथ लिंक कर रहा है। तो इसका ताल्लुक दो चीजों के साथ है। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, ठीक है, फर्ज करें कि मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूं कि यहां से मैंने 4 लाइनें बना दी और एक टर्न बनाया, और यहां मैंने इस तरीके से 2 लाइंस बना दी और इस तरीके से बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न कॉइल के बना दिए। तो इसका ताल्लुक दो चीजों के साथ है। एक तो खुद मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, नंबर 2 जिस कॉइल के साथ लिंक कर रहा है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन। तो फ्लक्स लिंकेज
किसी मैग्नेटिक फील्ड का किसी कॉइल के साथ राब्ता, लिंकेज, राब्ता दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स खुद कितना है, नंबर दो जिसके साथ लिंक कर रहा है कॉइल के साथ उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। तो n फाई इसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। बेसिकली तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जाहिर सी बात है मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने कोर्स के हिसाब से फ्लक्स लिंकेज की टर्मिनोलॉजी लेकर चलते हैं। अच्छा, अब जरा समझ लेते हैं कि कहानी हमारे पास किस किस्म की है। कहानी हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एक कॉइल है, एक लूप हमने बना दिया, और ये रहा हमारे पास एक मैग्नेट जिसका ये मैंने नॉर्थ दिखा हुआ है, और यहां से मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो इस कॉइल के साथ क्या कर रही हैं, लिंक कर रही हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि जैसे ही हम इस मैग्नेट को मूव करवाते हैं, ये मैं मोशन के लिए बना रहा हूं, जब मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ जैसे ही मूव करवाता हूं, और मैं क्या करता हूं कि ये जो कॉइल है मेरे पास, इसको मैं अगर इस तरीके से बना लेता हूं, ऐसे बना, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराता हूं और इसको मैं यहां पर कनेक्ट कर देता हूं किसी करंट डिटेक्टिंग डिवाइस से, जैसे गैल्वेनोमीटर हो गया, एमीटर में लगाया जा सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराता हूं, तो ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है ये डिफ्लेक्ट करती है। ये मेरी बात अच्छी तरीके से सुनिएगा। जैसे ही मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराया तो डिफ्लेक्ट किया, राइट। और जैसे कि हम इस नॉर्थ को, यानी ये मैग्नेट है, इसको अपनी जगह पर रखते हैं, कॉइल को अपनी जगह पर रखते हैं, ये दोनों अपनी जगह पर कांस्टेंट हैं, तो ये जो गैल्वेनोमीटर ये किसी किस्म का नहीं देता। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये मेरे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट के नॉर्थ मैंने बनाया जिससे मैग्नेटिक लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में दिखा रहा हूं। ये मैंने कॉइल बना दी जिसको मैंने एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस जिसका गैल्वेनोमीटर से मैंने कनेक्ट कर दिया। एमीटर भी हो सकता है, लेकिन मैंने गैल्वेनोमीटर बनाया है। मैं सिर्फ इसको देखना चाह रहा हूं कि आया करंट है या नहीं है। करंट होगा तो नीडल मूव करेगी, यस करंट है। नीडल मूव नहीं करेगी तो करंट नहीं है, राइट। कितना करंट है फिलहाल वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सिर्फ डिटेक्शन की बात कर रहा हूं। तो ये हमारे पास एक मैग्नेट जिसे मैग्नेटिक लाइन इस कॉइल को लिंक कर रही है, तो फ्लक्स लिंकेज N5 बन रहा है, जो मैंने आपसे शुरू में कहा। अच्छा, फ्लक्स लिंकेज तो हमारे पास बन रहा है। जैसे मैंने इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाया, अच्छा सबसे पहली कंडीशन ये याद रखो, हम इसको पॉइंट्स बना के कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप याद रखो कि कॉइल प्लस मैग्नेट ये दोनों जो हैं, ये दोनों कांस्टेंट हैं एट देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन पर कांस्टेंट है दोनों। तो दिस इंप्लाइज दैट नो डिफ्लेक्शन, हमारी कॉइल में हमारी इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही। क्या उस वक्त जब यहां से ये भी अपनी जगह पर रुका है और ये भी अपनी जगह पर रुका हुआ है, ये दोनों अपनी जगह पर रुके हुए हैं, दोनों की पोजीशन क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। क्या फ्लक्स लिंकेज N5, दिस इज 5, और नंबर ऑफ टर्न मैंने एक बनाया हुआ है N, तो क्या N5 फ्लक्स लिंकेज है? यस, लेकिन डिफ्लेक्शन कोई नहीं है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 जो मैं आपको कह रहा हूं, पॉइंट नंबर 2 में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब मैं मैग्नेट को मूव कराता हूं टुवर्ड्स द कॉइल, तो मैंने मैग्नेट टुवर्ड्स कॉइल मैंने क्या कराया, मूव करवाया। तो दिस इंप्लाइज दैट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, मुझे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिली जैसे मैंने इसको इसकी तरफ मूव करवाया। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कर लेते हैं कि डिफ्लेक्शन मुझे इस तरफ मिली, सुई इस तरफ चली गई, ओके। अब क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया, उसके बाद जब मैं इस मैग्नेट को दूसरी तरफ ले गया, पीछे की तरफ मैंने मूव करवाया। नंबर 3 पॉइंट, यानी कि मैं कह रहा हूं कि मैग्नेट अवे फ्रॉम कॉइल, मैंने मैग्नेट को कॉइल से दूर मूव कराया, पीछे की तरफ लेके चला गया। तो दिस इंप्लाइज दैट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ने मुझे डिफ्लेक्शन फिर दी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी इस दफा सुई जो है वो इस तरफ चली गई। तो हो क्या है, मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ ला रहा हूं तो हमारी नीडल एक तरफ जा रही है, मैं मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूं तो नीडल दूसरी तरफ जा रही है, एक तरफ दूसरी तरफ। अगर मैं मैग्नेट को अपनी जगह पर रोक देता हूं, चाहे इधर रोकूं या जैसे मैं इसको इसके करीब लेकर आ रहा था तो सुई उधर जा रही थी, सही है।
तो मैं इसको करीब लाते लाते, जैसे मैं करीब ला रहा हूं, देखो मैग्नेट को करीब ला रहा हूं, वो सुई उधर जा रही है। जैसे मैंने मैग्नेट को करीब लाकर रोका, सुई वापस जीरो पे आ गई। तो जिस भी लम्हे पर कांस्टेंट पोजीशन होगी मैग्नेट या कॉइल की, दोनों में से कोई भी रुका, हमें डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी। ये अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने इसको वापस से जाना शुरू किया, तो ये दूसरी तरफ चला गया। दूसरी तरफ जाते जाते जैसे ही मैंने इसको रोका, ये फिर जीरो पे हो गया। तो जिस लम्हे पर मैग्नेट रुक गया, तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इससे हमें एक बात समझ में आ रही है, जो माइकल फैराडे ने रिजल्ट दिया, वो ये कि जब भी मैग्नेट मूव करता है कॉइल की तरफ या कॉइल से दूर जाता है, तो जाहिर सी बात है जब मैग्नेट कॉइल की तरफ आएगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक करेगा, जब दूर जाएगा तो कम मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक करेगा। यानी दोनों सूत्रों में जब मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा लिंक करे या कम लिंक करे, क्या चीज चेंज हो रही है? फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर ज्यादा फाइव इसके साथ कनेक्ट होगा तो नंबर ऑफ टर्न तो उतना ही है, फाइव ज्यादा होगा तो एन फाइव, यानी फ्लक्स लिंकेज ज्यादा हुआ। जब मैं मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूं तो कम मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ लिंक कर रही है, तो फिर भी कम होने का मतलब चेंज तो हुआ ना, तो फिर भी फ्लक्स लिंकेज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो माइकल फैराडे ने कहा कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा, सुई मूव करेगी, हमें मिलेगा इंड्यूस करंट। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। कॉइल में करंट फ्लो किया, वो जो करंट है उसको हम खाली करंट नहीं कहते, उसे हम कहते हैं इंड्यूस करंट। और जहां पे भी करंट होता है टाइम्स द रेजिस्टेंस अगर आप करें तो उसे हम वोल्टेजेस कहते हैं, यहां पे हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। सो वी कैन यूज द वर्ड इंड्यूस ईएमएफ और वी कैन यूज द वर्ड इंड्यूस करंट, बट द प्राइमरी थिंग इज द इंड्यूस करंट। जो चीज है वो इंड्यूस करंट है हमारे पास। जिस भी लम्हे पर ये मैग्नेट रुका, तो हमारे पास जनाब यानी कोई फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा, हमारे पास कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा। क्योंकि अगर ये मैग्नेट रुकेगा, फ्लक्स लिंकेज तो है लेकिन फ्लक्स लिंकेज में चेंज नहीं है। तो पहला हमारे पास जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि इंड्यूस करंट हमें कब मिलेगा? जब कभी भी फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? चेंज होगा। दिस इज नोन एज द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये फैराडे का पहला लॉ कहलाता है हमारे पास। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ गई। तो फैराडे का जो फर्स्ट पॉइंट है वो मेरे पास क्या आया, यानी अगर मैं लिखता हूं फैराडेज लॉज, फैराडेज अगर हम लॉज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म लिखते हैं, तो सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो मैं बड़ा मुख्तसरन लिख रहा हूं कि चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अच्छा, अब फ्लक्स लिंकेज को चेंज करने का जो भी तरीका आपकी समझ में आता है आप कर लें। मसलन मैंने यहां पर क्या किया कि मैग्नेट को मूव कराया और कॉइल को मैंने अपनी जगह पर फिक्स रखा। आप मैग्नेट को अपनी जगह पर फिक्स रखें, इस कॉइल को आगे पीछे मूव कराएं, सेम स्टोरी, बिल्कुल सेम स्टोरी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप इस मैग्नेट को फिक्स करते हैं, कॉइल को इसी तरफ लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, कॉइल को दूर लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। तो असल जो चीज है वो है चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज। अगर आपने कभी ये जुमला बोला कि फ्लक्स लिंकेज करंट प्रोड्यूस करता है, यू आर रॉन्ग। फ्लक्स लिंकेज नहीं प्रोड्यूस करता, फ्लक्स लिंकेज का चेंज, बी केयरफुल, चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज क्या प्रोड्यूस करता है? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करता है। एक बात आपने और नोट की होगी, दिस करंट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो कंग्रेचुलेशन, दिस इज द बर्थ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहां ये पैदा हो गया था दुनिया में। कौन? एसी। जो मैंने आपको मैग्नेटिज्म के टाइम में बताया था कि दुनिया में सब उससे पहले कौन सा करंट था? डायरेक्ट करंट था। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब हमारे पास आ गया एसी अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आजकल हम पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। So this current is changing its direction, so this is AC alternating current. Okay? अच्छा, फ्लक्स लिंकेज कैसे चेंज करना है? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप मैग्नेट को मूव कराएं, आप कॉइल को मूव कराएं, आप दोनों को मूव कराएं, व्हाटएवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों याद रखिएगा। हमारे जो रीजन के क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यूज हैं, उसके अंदर हम इनसे बड़ी हेल्प लेंगे। Either you can move the coil or you can move the magnet or you can move both, right? अच्छा, क्या जरूरी है कि ये कॉइल की शक्ल का होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। If this wire, if this is not a coil, but this is a straight conductor, will it produce induced current? The answer is yes. और ये हम कहां पर पढ़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कुछ आगे जाके मोशनल ईएमएफ।
तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करा तो उस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होता है? उस कंडक्टर में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ भी मैंने आपसे कहा कि हम नाम देते हैं। और कुछ चूंकि मोशन की वजह से पैदा हो रहे हैं उसमें ईएमएफ, मोशन की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस है, तो हम इसे कहते हैं मोशनल ईएमएफ। सो कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉर द कॉइल या कंडक्टर, बशर्ते तो स्ट्रेट कंडक्टर और कॉइल उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। करना क्या है? फ्लक्स लिंकेज को चेंज करना। ये बात समझ में आ गई? ओके, अच्छा। फिर हमारे पास बात यह है कि जितनी स्पीड से आप इस फ्लक्स लिंकेज को चेंज, जितनी तेजी से मैग्नेट को करीब लाए, दूर लेके जाएं, तो जितना, क्योंकि अब ये फैसला हो गया कि फ्लक्स लिंकेज का चेंज ही करंट प्रोड्यूस करता है, तो ये चेंज कितनी तेजी से लेकर आ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ये हमारे पास होता है इंड्यूस ईएमएफ। तो हमारे पास फैराडे का जो दूसरा लॉ है वो ये इक्वेशन है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमारे पास बराबर होते हैं d/dt, राइट? d/dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, जरा मैथमेटिकल लिखा हुआ है, मैं थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और n फाई हम किसे कहते हैं? फ्लक्स लिंकेज को। तो जितनी तेजी से d/dt, जितनी तेजी से विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप n फाई फ्लक्स लिंकेज को चेंज करेंगे उतना ज्यादा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। क्योंकि n आमतौर पर कांस्टेंट होता है तो n को इक्वेशन से हम बाहर लेकर भी आ जाते हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, कैसे करके लिखते हैं? n, और ये d/dt को मैं लिख देता हूं डेल्टा अपॉन डेल्टा t। तो ये मेरा ख्याल है आप इससे फेमिलियर है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा का मतलब होता है जरा बिग चेंज, लेकिन अगर इंतहाई मामूली से भी चेंज की आप बात कर रहे हैं तो फिर हम ये स्मॉल डी यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल चेंज। डिफरेंशियल चेंज इंतहाई मामूली से चेंज होता है और जो डेल्टा होता है बिग चेंज होता है, बट इट डजंट मैटर। तो n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t या d/dt n फाई, इस n को यहां बाहर लाया जा सकता है, जो मैं यहां पर लेकर आ गया हूं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ऐसे लिख सकता हूं n d फाई अपॉन dt। ओके, मेरा ख्याल इक्वेशन समझ में आ रही होगी ना? ये दो हमारे पास लॉज हो गए माइकल फैराडे के, यानी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, अब हमारे पास एक साहब थे जिनका नाम था लेंज। लेंज ने माइकल फैराडे से कहा कि आपको यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाना चाहिए, अदरवाइज आपकी इक्वेशन जो है अगर ये नेगेटिव साइन यहाँ नहीं आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करेगी। तो ये लेंज लॉ क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, बड़ी आसान किस्म की बात है। देखो, होता ये है कि जब भी इस मैग्नेट को, जिस तरह मैंने मैग्नेट को मूव करा है कॉइल की तरफ, तो कॉइल को फ्लक्स लिंकेज क्या होकर मिलेगा? ज्यादा होकर मिलेगा। कॉइल अपने फ्लक्स लिंकेज में आने वाले चेंज को अपोज करेगी। ये जुमला अच्छी तरह याद रखो, जब भी फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा कॉइल को क्या करेगी? अपोज करेगी। मसलन फ्लक्स लिंकेज का चेंज दो तरीके से मैंने आपसे कहा, या तो फ्लक्स लिंकेज ज्यादा हो, जिस तरह ये इसकी तरफ जाए तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा, जब इस मैग्नेट को दूर कर रहे हैं तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? कम होगा। दोनों सूत्रों में ये कॉइल इस फ्लक्स लिंकेज की चेंज को अपोज करेगी। कैसे करेगी ये देखिएगा। ये ऐसे अपोज करेगी कॉइल कि जैसे ही मैं फर्स्ट करो पहली कंडीशन लेकर आता हूं, इस मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करवाता हूं, तो ये कॉइल क्या करती है? ये कॉइल इस डायरेक्शन में ऐसे एक करंट जनरेट करती है। क्या करेगी? इस तरीके से करंट जनरेट करेगी। अब करंट जा किस तरफ रहा है? ये देखिए, यहां से आ रहा है यूं करके और इस तरफ जा रहा है, यानी करंट ऐसे जा रहा है। क्या करेगा? जब करंट ऐसे जा रहा है तो मैंने अभी आपको सोलिनॉइड में क्या पढ़ाया था? जब भी किसी कॉइल में से करंट गुजरता है इट बिकम ए मैग्नेट, और करंट की डायरेक्शन से आप बता सकते हैं कि वो मैग्नेट किस किस्म का, मतलब नॉर्थ की तरह साउथ की तरह। सो दिस बिकम नॉर्थ एंड दिस बिकम साउथ। ये मेरी बात समझ में आई? तो कॉइल ने अपने आप को एक मैग्नेट में कन्वर्ट कर लिया। किस तरह कन्वर्ट किया? बाय फ्लोइंग ए करंट थ्रू इटसेल्फ, अपने अंदर में से एक करंट गुजार के। तो ये जो करंट उसके अंदर से गुजरा है, जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, ये जो करंट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से नीडल ने डिफ्लेक्ट किया था, वो करंट इसलिए प्रोड्यूस हुआ था कि कॉइल ने इस फ्लक्स लिंकेज के चेंज को क्या किया था? अपोज किया था। वो अपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ करंट हमें मिली। ओके, और ये इसने नॉर्थ में क्यों कन्वर्ट किया? ये भी जरा समझने वाली बात है। देखो, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। मैंने अभी आपसे बोला था कि ये क्या करेगा? कॉइल फ्लक्स लिंकेज की चेंज को अपोज करेगी। तो जब ये मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करेगा तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो ये अपने आप को नॉर्थ बना के इसको रिपेल करेगा, बोलेगा मत आओ, ये इस मैग्नेट को स्टॉप करेगा। अब नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, रिपेल होता है, तो ये मैग्नेट इसी तरफ नहीं आएगा। नाउ हु विल ब्रिंग दिस मैग्नेट towards this coil in order to change the flux linkage? Me. I am
मूविंग दिस मैग्नेट, सो मैं इस मैग्नेट को मूव कराऊंगा तो होगा क्या, मैं जो मूव करा रहा हूं सो मेरी मैकेनिकल एनर्जी जो मैं मूव करा रहा हूं, जितना मैं मैकेनिकल एनर्जी से मूव करा रहा हूं वो इन द फॉर्म ऑफ करंट मुझे मिलेगी। सो ये करंट खुद से कहीं से ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस नहीं हो रहा, but it is produced by this mechanical energy applied by me. So my mechanical energy is, मतलब I'm getting back my mechanical energy in the form of electrical energy. ये है ये नेगेटिव साइन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी कहीं से कहीं हवाओं से या खुद ब खुद प्रोड्यूस होगी, मेरी मैकेनिकल एनर्जी से हो रहा है। अच्छा, अब मैं अगर इसको दूर लेके जा रहा हूं, जैसे मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, मैंने बताया था दूसरी तरफ चला जाएगा, तो जब दूसरी तरफ चला गया तो करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गया करंट। अब जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, यहां से जा रहा है और इस तरफ जा रहा है, यानी अब करंट ये एरो जो है मुझे इस तरफ बनाना चाहिए, तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसको दूर कौन लेके जा रहा है, इन ऑर्डर टू चेंज द फ्लक्स लिंकेज। याद रखना, मैं कितना दूर लेके जा रहा हूं ताकि फ्लक्स लिंकेज क्या है, चेंज होता है। तो मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, तो माय मैकेनिकल एनर्जी नाउ इज ट्रांसफॉर्मिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेरा ख्याल है मेरी बात समझाने में कामयाब हो गया हूं। तो ये जो करंट मूव कर रहा है, ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये करंट इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है ताकि अपने आप को एक मैग्नेट बनाए, वो मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, अपोज करे। तो ये जो मैग्नेट बना रहा है, ये कैसे बना रहा है, अपने अंदर से करंट फ्लो करा रहा है, उस करंट को हमने कौन से करंट का नाम दिया, इंड्यूस करंट का नाम दिया। तो ये जो इंड्यूस करंट है, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, जो कॉइल खुद से बना रही है। ये जो फ्लक्स लिंकेज है, सॉरी ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किसकी वजह से, इंड्यूस करंट की वजह से। इंड्यूस करंट की वजह से ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स अपोज करता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, अपोज करता है। देखो ना, जब हम उसको दूर लेके जा रहे हैं तो वो अपोज कर रहा है कि करीब आओ, जब हम उसको करीब लेके जा रहे हैं तो वो अपने आप को नॉर्थ में और साउथ में कन्वर्ट करके रिपेल कर रहा है कि दूर जाओ, तो अपोज कर रहा है ना। सो दिस मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू दिस इंड्यूस करंट, इस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये अपोज करता है फ्लक्स लिंकेज की चेंज को। इसको अपोज करता है फ्लक्स लिंकेज की चेंज को, और फ्लक्स लिंकेज का चेंज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इंड्यूस करंट। तो हम कहते हैं लेंस लॉ, अब बड़ा सिंपल सा हो गया। लेंस लॉ कहता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो कि हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, इंड्यूस करंट की वजह से। तो वो जो इंड्यूस करंट होता है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो फ्लक्स लिंकेज जो उसको पैदा कर रहा है, अपोज करता है। तो दे आर ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो दिस इज व्हाई दिस नेगेटिव साइन। मेरा ख्याल है मैं बात समझाने में कामयाब हो गया हूं। तो ये है सारी स्टोरी जो कि हमेशा चलती रहती है। ओके, अच्छा, यहां पे जाके मैं आपको अगली जो चीज बताने वाला हूं, वो मैं आपको बताने वाला हूं मोशनल ईएमएफ, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ हमारे पास क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सपोज करें कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव कराएंगे, अभी मैंने आपसे कहा क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे। वो इंड्यूस ईएमएफ, उसको आप ई लिख दीजिए या उसको बी लिख दीजिए, उसका फॉर्मूला है VBL sin थीटा। तो आमतौर पर थीटा की बात नहीं करते, वोल्टेजेस या ईएमएफ, तो ईएमएफ लिखने ज्यादा बेहतर है, इज इक्वल टू VBL। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें हमारे पास ये V क्या है, दिस इज वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से आप क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी V से इस कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। इसमें B हमारे पास क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें L हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लेंथ ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। अच्छा, ये साइन थीटा से एक अहम बात हमें समझ में आ रही है, और वो ये समझ में आ रही है कि अगर हमारे पास साइन 0 हो तो जवाब 0 होता है, यानी दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ होंगे वो बिल्कुल नहीं होंगे। और अगर हमारे पास साइन 90 हो तो जिसका जवाब 1 होता है, तो हमारे पास VBL के बराबर होगा, जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां है और मैं इस कंडक्टर को भी ऐसे से मूव करा रहा हूं, तो मेरे पास कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन B की है वही डायरेक्शन मूवमेंट किसकी है,
इस कंडक्टर की। तो याद रखिएगा, अगर मेरे इस कमरे में इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, और मैं इसी तरह मूव करा रहा हूं, इट विल प्रोड्यूस नो इमोशनल ईएमएफ, कोई इमोशनल ईएमएफ नहीं होंगे, राइट। तो मुझे कैसे मूव करवाना है, मुझे वो जो मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं उनको कट करवाना है। ये कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक लाइंस को कट करने का। तो मैग्नेटिक लाइंस कट होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज होता है। ओके, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटी पैरेलल कोई इमोशनल ईएमएफ नहीं होगा, लेकिन अगर उसके आप परपेंडिकुलरली मूव करा रहे हैं तो मैक्सिमम मोशनल ईएमएफ होता है। ओके, मोशनल ईएमएफ का ही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं जनरेटर्स के अंदर। तो हमारे पास जो है वो हमारे पास एसी जनरेटर है, और मेरा ख्याल है कि आप इस एसी जनरेटर का मतलब आपके समझ में आ रहा होगा कि जो भी हमारे पास वोल्टेज जनरेटर है वो अल्टरनेटिंग है, दे आर चेंजिंग देयर डायरेक्शन। सो अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर के अंदर हमारे पास, मैं इस टॉपिक को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ज्यादा बातों में नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल चीज बताने जा रहा हूं जो इमोशनल ईएमएफ से हमने सीखी है। और वो दो चीजें, एक है हमारे पास जनरेटर है और एक है हमारे पास मोटर। ठीक है, मोटर में और जनरेटर में क्या फर्क है, इन दोनों का मैं आपको फर्क समझाने जा रहा हूं। देखिए, अगर हमारे पास, मैं कहता हूं कि मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और मेरे पास है एक कंडक्टर, या मैं कह रहा था मेरे पास कॉइल है, एक कॉइल है, ठीक है, जो कि कंडक्टर होता है, और मैं उसको दे रहा हूं मोशन, या मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखी हुई है, उस कॉइल को मैं दे रहा हूं करंट। अब ये दो बातें जरा अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये वाली जो बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूं। याद रखिएगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रख के मोशन मैं दूंगा तो मुझे जो अगली चीज मिलेगी वो होती है करंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटर। के जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रख के हम मोशन देते हैं, सो व्हाट वी आर गेटिंग द करंट। सो मोशन का मतलब है दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, एमई मैकेनिकल एनर्जी। करंट का मतलब है दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो जनरेटर की डेफिनेशन क्या बनी, a device that convert mechanical energy into electrical energy। ओके, मोटर में क्या होता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में हम कॉइल को रख के करंट देते हैं, आपने देखा ना हमारे घर में मोटर होती है, हम प्लग लगा के बटन ऑन करते हैं, हम क्या देते हैं, करंट, और मोटर क्या शुरू होती है, घूमने शुरू होती है। या वॉशिंग मशीन के अंदर देखा होगा मोटर घूम रही है, तो वॉशिंग मशीन को प्लग लगा के बटन ऑन करके करंट ही दे रहे हो ना, तो तभी आपने देखा होगा वो मोटर घूमने शुरू हो जाती है उसकी। तो जब आप करंट दे रहे हैं तो आपको क्या मिलेगी, मोशन मिलेगी। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। तो करंट देने का मतलब है यू आर गिविंग इट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोटर। तो आपसे कोई पूछे कि मोटर क्या होता है, आप बोलेंगे डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सिंपल डेफिनेशन। आपसे पूछे जनरेटर क्या होता है, आप बोलेंगे डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy, and the concept is very simple, magnetic field and a coil. So what magnetic field में coil रखे, what you are giving, if you are giving motion you will get current, if you are giving current you will get motion। okay, so generator में हम जो AC डेवलप करते हैं, उस AC में जो हमारे पास वोल्टेजेस का फॉर्मूला है वो है हमारे पास नवाब, मेरा ख्याल है नवाब याद रहेगा, है नवाब को हमारे पास फॉर्मूला है। और ये हमारे पास कौन से वोल्टेजेस है, मैक्सिमम वोल्टेजेस। और अगर मैक्सिमम वोल्टेजेस हमारे पास, मैक्सिमम वोल्टेजेस की हम बात ना करें, हम खाली वोल्टेजेस की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास साइन ओमेगा टी आ जाता है, लेकिन इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात करते हैं। तो याद रखिएगा ई मैक्स, मैक्सिमम वोल्टेजेस जनरेटर से जो फॉर्मूला है वो नवाब है, नवाब। तो नवाब में एन हमारे पास क्या है, इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ओमेगा हमारे पास क्या है, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, जिसके लिए आपको याद रखना है कि ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ के। मतलब अगर न्यूमेरिकल में वो फ्रीक्वेंसी दे देता है, मतलब ना तो कहता है फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज को फ्रीक्वेंसी को यू मस्ट मल्टीप्लाई 8 बाय पाई एंड देन 2। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको पाई से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ओमेगा आ जाएगा, जिसको याद रखोगे। सो बी केयरफुल, ओमेगा दिया हुआ हमारे पास रेडियन पर सेकंड होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी किसमें होता है हमारे पास, रेडियन पर सेकंड के अंदर होता है। ओके, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, तो फ्रीक्वेंसी से हम रेडियन पर सेकंड में जाएंगे। ए हमारे पास क्या है, दिस इज द
एरिया ऑफ कॉइल, जनरेटर की कॉइल का एरिया, और हमारे पास बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ये मेरे पास जनरेटर की स्टोरी है, और जनरेटर के साथ ही मैंने आपको मोटर की कहानी भी सुना दी है। ये जनरेटर हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसी। इन एसी को क्या हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास एक है जिसे हम कहते हैं डीसी जनरेटर। अब ये डीसी जनरेटर हमारे पास क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के हमारे कोर्स में दो तरीके बताए हैं। जो पहला तरीका इस चैप्टर में यूज हो रहा है वो मैकेनिकल तरीका है। मैकेनिकल तरीका का मतलब क्या है, हम एक डिवाइस यूज करते हैं, एक मैकेनिकल पुर्जा कह लें, एक पार्ट कह लें जो जनरेटर में फिट होता है, उसे हम कहते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, राइट। तो कम्यूटेटर बेसिकली क्या होता है, ये होता है स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट रिंग। कम्यूटेटर हम स्प्लिट रिंग को कहते हैं। जनरेटर के अंदर हमारे पास लगा होता है स्लिप रिंग, स्लिप करने वाला रिंग, स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग की जगह पर जब हम लगा देते हैं स्प्लिट रिंग, तो एसी जनरेटर से डीसी जनरेटर बन जाता है। अच्छी तरीके से रखना, एसी जनरेटर में हमारे पास स्लिप करने वाले रिंग होते हैं, उस स्लिप करने वाले रिंग की जगह एक मैकेनिकल पार्ट जिसको कम्यूटेटर कहते हैं, वो क्या होता है, स्प्लिट रिंग होता है, वो लगा देते हैं, तो ये डीसी जनरेटर बन जाता है। दूसरा तरीका इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 16 में मैं आपको बताऊंगा, जो इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, जिसको हम कहते हैं रेक्टिफायर, डायोड। डायोड को यूज करते हैं। तो डायोड का पर्पस क्या है, रेक्टिफिकेशन है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। लेकिन बाहर यहाँ इसलिए ये नाम ले रहा हूं, तो दोनों नाम इस तरह याद रखो। जब वहां पर रेक्टिफायर बताऊंगा तो फिर ये नाम लूंगा, ताकि एप्टीट्यूड टेस्ट के वाले से दोनों नाम एक ही वक्त में ध्यान में लेने चाहिए। So how do we convert an AC into DC? So there are two methods. Mechanical, one way is the mechanical way in which we use a commutator or the split ring, okay, by which we convert AC into DC. And the second method is the electronic method, in which we use a device which is known as a diode. So diode convert AC into DC, right? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये सारी कहानी उसके साथ रिलेटेड थी। अब मेरे पास जो चीज रह गई है इस चैप्टर के अंदर, वो मेरे पास रह गया है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये रह गया, ट्रांसफार्मर रह गया। क्योंकि मैं सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाऊंगा और इसी प्रिंसिपल के ऊपर ट्रांसफार्मर काम करता है, तो मैं ट्रांसफार्मर को सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन के साथ पढ़ाऊंगा। जो फेराडेस के साथ रिलेटेड टॉपिक थे वो मैंने साथ कवर कर लिए, जैसा मोशन ईएमएफ हो गया, जनरेटर और मोटर हमारे पास हो गया। ठीक है, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। मुझे आपको कुछ बातें बतानी है, और वो बातें हैं जिस तरह कल हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ के बारे में बात की थी। तो मोशनल ईएमएफ के बारे में हमने आपसे कहा था कि क्या होता है कि अगर हम किसी कंडक्टर को, जरूरी नहीं है कि वो कॉइल की शेप का हो या किसी रेक्टेंगल की शेप का हो, बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर भी हो सकता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक लाइंस को कट करने का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो अगर मैग्नेटिक लाइंस के अंदर हम उसको मूव कराते हैं, ठीक है, एंगल के ऊपर मैंने बात कर ली थी कि एंगल 0 होगा, यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो कोई मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता। तो आपको मैक्सिमम यानी मैग्नेटिक लाइन के परपेंडिकुलर मूव करना है या मैग्नेटिक लाइंस को कट करने का कॉन्सेप्ट बताया। सो वो जो मोशनल ईएमएफ है वो एक कंडक्टर के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर मेरे पास एक कंडक्टर की जगह पे फर्ज करें कि एक प्लेट हो, मेरी बात समझ रहे हैं, एक मेरे पास रेक्टेंगल की शक्ल की पूरी प्लेट है। अब प्लेट का मतलब ये है कि वो अंदर से हॉलो तो नहीं होगी, मतलब प्लेट पूरी, जिस तरह मैं, ये मेरा हाथ है तो ये पूरी एक प्लेट होगी, समझ रहे हो, पूरी प्लेट है जो दरमियान से भी पूरी फिल्ड है। तो अगर एक मेरे पास प्लेट हो और उस प्लेट को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करूं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मूव करेगा तो मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट के थ्रू उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। तो अगर उस मेटेलिक प्लेट को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं इस तरीके से कि उसके अंदर मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो, तो वो जो करंट उसके अंदर प्रोड्यूस होता है उस करंट को हम कहते हैं एडी करंट। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास किसका, एडी करंट का। तो एडी करंट क्या होता है कि जब आप किसी कंडक्टिंग प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, यानी मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, सो जो करंट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड द एडी करंट। एडी करंट फायदेमंद चीज भी है, नुकसानदेह चीज भी है। नुकसानदेह चीज इस तरीके से कि जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो एडी करंट क्या होता है कि जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है कंडक्टर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन एटम से मिलकर बना हुआ उनकी, जिसका मतलब यह है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो उस मेटेलिक प्लेट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। और ट्रांसफार्मर के अंदर, अगर ट्रांसफार्मर, जाहिर सी बात है हम अभी जब पढ़ेंगे तो हमें मालूम है ट्रांसफार्मर जो है वो किसी कोर के ऊपर यानी किसी मटेरियल के ऊपर
तार को लपेट के बनाया जाता है। कोर का कॉन्सेप्ट मैं कल आपको दे चुका हूं। तो उस कोर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एनर्जी लॉस होगी। सो एडी करंट ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे लिए नुकसानदेह है, या इस जगह पर नुकसानदेह जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बट ऑन दी अदर हैंड एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इंडक्शन फर्नेस कहते हैं। तो फर्नेस जहां पे किसी चीज को गर्म करते हैं, तो इंडक्शन फर्नेस हमारे पास एक डिवाइस है जिसके अंदर हम किसी मटेरियल को जहां हम थर्मल कांटेक्ट नहीं कर सकते, वहां हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के जरिए किसी चीज को गर्म करते हैं, उसको हीट अप करते हैं। तो इंडक्शन फर्नेस के अंदर मेरे पास जो एडी करंट है वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद चीज है। इसी तरीके से कार के अंदर या व्हीकल्स के अंदर एक और ब्रेकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ब्रेकिंग। तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग ये है कि वो जो टायर है, जाहिर सी बात है वो टायर क्या होता है कि वो मूव कर रहा होता है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर जो है वो मैं आपको तस्वीर दिखा के समझा दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसमें क्या होता है कि वो टायर जब किसी चीज के ऊपर से जाता है तो वो शॉक एब्जॉर्बर के थ्रू ऊपर नीचे एक चीज हो रही होती है, ठीक है। तो इट विल चेंज दी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, जिसकी वजह से जो कार का जो टायर है वो मैग्नेटिक ब्रेकिंग को फील करता है। और ये इट इज अ रियल ब्रेकिंग, बिल्कुल रियल ब्रेकिंग है और बहुत बेहतरीन किस्म की ब्रेकिंग है, ठीक है। सो ये जो ब्रेकिंग है इसमें हमारे लिए एडी करंट बहुत फायदेमंद किस्म की चीज है, और कोई मैकेनिकल टेयर ऑफ भी नहीं है हमारे पास कि जिस तरीके से मैकेनिकल ब्रेकिंग में चीज ब्रेक शू या डिस्क वगैरह जो है वो फ्रिक्शन की वजह से खराब हो रही होती है, आफ्टर सम टाइम हमें उसको रिप्लेस करना होता है। इस तरह की कोई बात हमारे पास नहीं होती। सो एडी करंट कल मोशनल ईएमएफ के साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें क्या है, एक मेटालिक प्लेट को जब हम जब मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट देते हैं मेटालिक प्लेट को, सो देयर इज एन एडी करंट, एडी E-double-D-Y एडी करंट। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने सोलिनॉइड जो पढ़ा था, सोलिनॉइड के हमारे पास बेसिकली फिजिक्स में तीन नाम है, तीन मुख्तलिफ तरीकों से जब हम इसकी बात करते हैं। सोलिनॉइड तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर इसके दो अलग और नाम भी हैं। एक नाम इसका कहलाता है हमारे पास इंडक्टर, और इंडक्टर आज हम पढ़ेंगे भी जब हम सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं। तो सोलिनॉइड के हमारे पास पहला नाम मतलब एक क्वाइल भी कहते हैं, क्वाइल। नंबर 2 सोलिनॉइड, नंबर 3 आप उसको क्या बोलोगे, जो मैंने अभी नाम लिया इंडक्टर, और नंबर 4 इसका नाम होता है चौक। इसको चौक भी कहते हैं। चौक होता है ना, जैसा चौकिंग करना, गला दबा देना किसी चीज का, तो चौक कर लेना, ठीक है। तो चौक भी कहलाता है, CHOKE, चौक। ये चार नाम है, क्वाइल, सोलिनॉइड, इंडक्टर, चौक, ये चार नाम है हमारे पास एक ही चीज के, राइट। सो नाउ वी मूव टू द सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं, एंड आई एम चेंजिंग माय कैमरा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन हमारे पास क्या होती है, सपोज करें कि ये मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल को मैंने एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और उसके साथ मेरे पास एक वेरिएबल रेजिस्टर है, ठीक है। ये है चीज सारी। तो मैंने क्या किया कि जब मैं इस सोर्स के साथ इस कॉइल को कनेक्ट करूंगा तो इसमें से जो करंट गुजरेगा वो करंट होगा I, और जब भी किसी कॉइल में से करंट गुजरता है तो इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जिस तरह मैं इसमें बोल रहा हूं, तो मैं जो बोल रहा हूं मैं सुन भी रहा हूं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड खुद अपने साथ फ्लक्स लिंकेज क्रिएट करके बैठी हुई है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई और नंबर ऑफ टर्न n, तो n फाई फ्लक्स लिंकेज। तो ये जो कॉइल है ये खुद अपने साथ फ्लक्स लिंकेज क्रिएट करके बैठी हुई है। अब अगर मैं किसी तरीके से ये जो मेरे पास जो लगा हुआ वेरिएबल रेजिस्टर, इस वेरिएबल रेजिस्टर को मैं चेंज करता हूं, जो पंखे का होता है ना, डिमर होता है, जिससे आप पंखे की स्पीड को ज्यादा भी कर लेते हैं, कम भी कर लेते हैं, वो क्या होता है, वो करंट कंट्रोल कर रहा होता है। आप करंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं, स्पीड तेज होती है, करंट की वैल्यू कम कर देते हैं, स्पीड स्लो हो जाती है। सिंपल मैकेनिज्म है हमारे पास। तो इसी तरीके से समझ लेंगे, उसी तरीके से वेरिएबल रेजिस्टर है। जब हम उसको घुमाते हैं करंट चेंज होता है, करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। नाउ यू नो कि नंबर ऑफ टर्न तो कांस्टेंट है, लेकिन फाई चेंज हो रहा है। तो फाई चेंज हो रहा है तो फ्लक्स लिंकेज जो है वो हमारे पास क्या होता है, n फाई होता है। तो फ्लक्स लिंकेज क्या वो चेंज हुआ। तो एक कॉइल का खुद से फ्लक्स लिंकेज जो चेंज होता है, खुद अपने साथ जो फ्लक्स लिंकेज क्रिएटेड होता है, जब वो फ्लक्स लिंकेज चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर फैराडे लॉ के मुताबिक क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होता है। और लेंस के मुताबिक उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट डिपेंड कि आप करंट
बढ़ा रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा, करंट कम कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो एक कॉइल का खुद अपने साथ फ्लक्स लिंकेज और फिर उसमें से करंट चेंज होने की वजह से, फ्लक्स लिंकेज के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ क्रिएट होते हैं उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, और उसको हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो दिस इज नोन एज ई, जिसको मैं कह रहा हूं कि दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। और इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अहम फॉर्मूला जो कि याद रहना चाहिए। एल हमारे पास इंडक्टेंस है, एल हमारे पास इंडक्टेंस है, डेल्टा आई क्या है, दिस इज द चेंज इन करंट, डेल्टा टी क्या है, दिस इज द चेंज इन टाइम। तो वक्त गुजरने के साथ साथ करंट में आने वाला चेंज, ओके। डेल्टा टी चेंज इन टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ अगर करंट चेंज हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ भी हम लोग कहते हैं। तो ये जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है, इस सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का एक नाम और भी है जिसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ। याद रखिएगा, बैक ईएमएफ। और ये जो बैक ईएमएफ है ये नुकसानदेह चीज है, दिस इज नॉट गुड। हमें नहीं चाहिए ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, राइट। ये सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस ही चाहिए, बट दिस इज फिजिक्स, दिस इज साइंस। एक प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है तो हो रहा है, ओके। बट दिस इज आल्सो नोन एज अ बैक ईएमएफ एंड दिस इज वेरी बैड। सो दिस इज, मैं लिख देता हूं कि इट इज नॉट गुड। तो इसमें हमारे पास मैंने आपको बताया कि डेल्टा टी यानी जो टाइम है, टाइम के चेंज के साथ साथ अगर करंट चेंज हो रहा है तो जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होते हैं उसे हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये जो एल है हमारे पास ये कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस, और इसका जो यूनिट है हमारे पास वो है हेनरी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना, जोसेफ हेनरी 1830 जिसने प्रिंसिपल को डिस्कवर किया था पहले, लेकिन माइकल फैराडे ने पब्लिश पहले किया। तो जोसेफ हेनरी को ऑनर देने के लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका यूनिट हमने हेनरी रखा हुआ है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। ये बहुत ज्यादा फॉर्मूला है जो हम क्वेश्चन देख भी रहे थे जब प्रीवियस, आपको याद है ये चैप्टर नंबर 13 12 के हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो सेल्फ वहां पर भी जो ईएमएफ की क्वेश्चन नजर आ रहे थे, तो मैं आपसे कह रहा था चैप्टर 14 के, तो इस फॉर्मूले से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो ये फॉर्मूला बड़े अच्छी तरीके से आपके ध्यान में रहना चाहिए। ई हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ है, यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स, वोल्ट। तो वोल्टेजेस कह लो या इसको ईएमएफ कह लो, एक ही बात है। डेल्टा आई चेंज इन करंट, डेल्टा टी चेंज इन टाइम, और एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास। अच्छा जी, इसके यूनिट हमारे पास क्या है, हेनरी, और 1 हेनरी को हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि 1 हेनरी हमारे पास क्या, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, करंट ले लो आप 1 एम्पियर, टाइम ले लो 1 सेकेंड, वोल्टेज या ईएमएफ ले लो आप 1 वोल्ट। तो अब आप ऐसे बोलोगे, अगर किसी कॉइल में, इस कॉइल में 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट चेंज हो, इस कॉइल के अंदर 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट चेंज हो, सो दैट की ये कॉइल 1 वोल्ट का इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करे, 1 वोल्ट का। बात समझ में आ रही है? तो इस कॉइल की इंडक्टेंस कितनी होगी, 1 हेनरी। दैट्स इट, सिंपल डेफिनेशन हमारे पास। ओके, तो एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, दूसरा हमारे पास माइकल फैराडे का है। माइकल फैराडे साहब ने हमें कहा था, यानी अकॉर्डिंग टू फैराडे, आपको पता है फैराडे साहब ने कहा था कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो होते हैं माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। तो दोनों की चूंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला इस तरह निकल के आ जाता है कि इसको हम कहते हैं माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी, माइनस से माइनस, तो एल डेल्टा आई इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई, या डेल्टा हटा रहे हैं तो एल आई इज इक्वल टू एन फाई। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, ये कहना है, ठीक है। तो दिस इज चेंज इन करंट या करंट कह रहे हैं, एंड दिस इज फ्लक्स हमारे पास डेंसिटी है। अच्छा जी, एक चीज हमारे पास और भी है, क्योंकि ये हमारे पास एक इंडक्टर भी है, इंडक्शन की वजह से मैंने नाम बताया ना आपको इसको कॉइल भी कहते हैं, सोलेनॉइड भी कहते हैं, इसको हम इंडक्टर भी कहते हैं। तो ये इंडक्टर बेसिकली एनर्जी स्टोर करता है। अच्छा, कैपेसिटर कैसे एनर्जी स्टोर करता है, आपको याद होगा, ये कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्ज को स्टोर करता है। तो चार्ज जब स्टोर करता है तो चार्जेस क्रिएट दी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में वो एनर्जी स्टोर करता है। उसकी एनर्जी को फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। तो इंडक्टर कैसे एनर्जी स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में वो एनर्जी स्टोर करता है। तो याद रखिएगा, मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता जाऊं, ये एडिशनल फॉर्मूलाज है कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है हमारे पास किसमें, इंडक्टर में, इन
इंडक्टर, तो इसको मैं इंडक्टर कह रहा हूं, इसको कॉइल कह रहे हैं, इसको चोक कह रहे हैं, इसको सोलेनॉइड कह रहे हैं, जो मर्जी कह रहे हैं। इसका फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर। वहां पे याद है फॉर्मूला क्या था, वो था हाफ सी वी स्क्वायर। वहां कैपेसिटेंस सी, यहाँ इंडक्टेंस है। कैपेसिटर में कैपेसिटेंस होती है, तो इंडक्टर में क्या होती है, इंडक्टेंस एल। कैपेसिटर में वोल्टेज है तो वी स्क्वायर दे, यहाँ पे करंट चूंकि मूव कर रहा है तो आई स्क्वायर। बड़ा रिजेंबल करता हुआ फॉर्मूला हमारे पास। ओके, उसी तरीके से आप एनर्जी डेंसिटी की भी बात कर सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी तो ये भी हाफ एल आई स्क्वायर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, पूरी डेरिवेशन करते हैं तो ये फॉर्मूला 1/2 म्यू नॉट हमारे पास फ्री स्पेस परमिएबिलिटी है, और साथ में आता है बी स्क्वायर। बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला भी बस ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो याद होने चाहिए, हाफ एल आई स्क्वायर। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी, ये सारी बातें भी हम लोगों ने इसकी करी। बैक ईएमएफ मैं फिर आपको बता दूं, ये क्यों हमारे लिए सही चीज नहीं है, इसलिए कि ये अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हमारे आने वाले करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा ना, तो कॉइल क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, गर्म होकर मेल्ट हो जाएगी, कॉइल जल जाएगी। ये प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा पंखे, भाई पंखों की वाइंडिंग जल गई, भाई मोटर जल गई, तो मोटर जल गई तो कहता है भाई वाइंडिंग जल गई है, तो तार तो कॉपर का तार जो कि टूट के अलग थोड़ी होता है, वो जो उस पे इंसुलेशन होती है वो जल जाती है, तारें शॉर्ट हो जाती है आपस में, राइट। तो वो चीज तो यानी मटेरियल तो वैसे ही है, लेकिन वो मटेरियल अब उस तरह एक्ट नहीं कर रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बैक ईएमएफ है, इट क्रिएट दैट हीट जो कि मोटर को जला देती है, पंखे को जला देती है, जहां भी मोटर होती है, जहां भी कॉइल होती है। ओके, सो वी डोंट वांट बैक ईएमएफ, लेकिन भारत क्या करें, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। कि फैराडे के मुताबिक हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि जो ई है हमारे पास वो माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी है, या अगर मैं आज के हिसाब से बात करूं तो माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है। तो ये करंट क्या हो रहा है, क्या ये करंट ज्यादा हो रहा है या करंट कम हो रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। इसको जरा अच्छी तरीके से समझना, कॉन्सेप्चुअल बात है। मिसाल के तौर पे एक करंट है वो 5 से 0 हुआ, तो ये ज्यादा से कम हो रहा है, तो मुझे इसको कैसे लिखना चाहिए, फाइनल वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू। तो मेरे पास जो चेंज आया वो -5 का आया, तो अगर मैं -5 यहां रखता हूं तो माइनस एल और डेल्टा आई की जगह मैं -5 रखता हूं और डेल्टा टी। चलो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास करंट कम हो रहा है तो मेरा ईएमएफ पॉजिटिव होगा। यही तो लेंस ने कहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर वो मेरे पास करंट कम हो रहा है तो कॉइल उसको अपोज करेगी, बोलेगी मुझे करंट कम मत दो। वो जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी वो उसके साथ क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा और उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर ये कहानी ऐसे हो कि करंट, फर्ज करते हैं हम ऐसे ले लेते हैं कि 2 से 5 हुआ, जरा एक वैल्यू लेना चाह रहा था इसलिए मैंने 2 कह दी, ठीक है। तो अगर मैं, या चलो 0 से लेते हैं, 0 से 5 हुआ तो इस दफा फाइनल माइनस इनिशियल में करता हूं, मेरे पास 5 आ जाएगा, तो ये +5 हुआ मेरे पास, तो +5 और ये माइनस, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है इस दफा जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे, यानी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। बाय द वे, यहां पर एक बात बहुत अच्छे तरीके से आपने समझनी है, यहाँ पे ना तो ईएमएफ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ना करंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ना टाइम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब चीजें है ना, करंट वेक्टर नहीं होता, करंट डेंसिटी होता है, करंट नहीं होता, बता चुका मैं। टाइम वेक्टर नहीं होता, ईएमएफ हमारे पास वेक्टर नहीं होता। जब ये सब कुछ वेक्टर नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, हम बताना चाह रहे हैं कि जो प्रोड्यूस होने वाले ईएमएफ है वो किस तरफ फ्लो करेंगे, ये समझाना चाह रहे हैं बाय पॉजिटिव और नेगेटिव से। मेरा खाली बात समझ में आ गई। सेल्फ इंडक्शन के बाद अगली चीज है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन किस किस्म की बात है, इसी तरीके से ले लेते हैं कि ये मेरे पास एक कॉइल है और इस कॉइल को मैंने एक, ये जो भी मैंने सेल्फ इंडक्शन बनाई थी, ठीक है, एक सोर्स के साथ एक वेरिएबल मैंने रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, इसके नेबरहुड में एक और कॉइल है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है इन दोनों का, और यहां पर मैंने करंट डिटेक्टिंग डिवाइस लगा दी, इस तरीके से मैंने कर दिया। अब यहां तक मैं करंट चेंज करता हूं क्योंकि प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड नेबर में रखी हुई दूसरी कॉइल के साथ लिंक करेगी। पहली कॉइल को हम आमतौर पे प्राइमरी कॉइल भी कहते हैं, तो इसके नंबर ऑफ टर्न को NP प्राइमरी भी कहते हैं, बालों का N1 भी कहते हैं। दूसरी कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल भी कहते हैं, इसके नंबर ऑफ टर्न को NS भी कहते हैं या N2 भी कहते हैं, ठीक है। N2 सेकेंडरी कॉइल के लिए N2 लिख देते हैं, प्राइमरी के लिए N1 या NS या NP भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइमरी की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी के साथ लिंक कर रही है, तो फाई तो हुआ,
साथ में आप देख रहे हैं सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, तो n भी है, तो n5 का मतलब है फ्लक्स लिंकेज है। अब यहां जब मैं करंट चेंज करता हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से जो यहां जा रहा है वो चेंज होगा सेकंड के लिए। पहले के लिए क्या होगा, क्या सेल्फ इंडक्शन वाला प्रोसेस होगा, वो होगा, वो डिस्कस कर लिया, अब उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वो जो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है वो होगा, प्लीज याद रखिएगा। ये नहीं होगा जिससे म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो बोलेगा सेल्फ इंडक्शन तो रुक जा, मुझे म्यूचुअल इंडक्शन वाले को करने दे। नो, सेल्फ भी होगा म्यूचुअल भी होगा, दोनों साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में होंगे। बट नाउ द टॉपिक इज नॉट द सेल्फ इंडक्शन, टॉपिक इज द म्यूचुअल इंडक्शन। सो दूसरी कॉइल को जब फ्लक्स लिंकेज चेंज मिलेगा तो उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो नीडल मूव करेगी, पहली की वजह से दूसरी में इंड्यूस ईएमएफ का प्रोड्यूस होना, म्यूचुअल इंडक्शन, पहली की वजह से दूसरी में। एवरीथिंग इज चेंजिंग इन द प्राइमरी बट द इंड्यूस ईएमएफ इज इन द सेकेंडरी कॉइल, so this is known as a mutual induction. Okay, so mutual induction की जो हमारे पास इक्वेशन है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास होते हैं माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे कुछ चीजों को देख लीजिए, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि ये ईएमएफ कहां पे जनरेट हो रहे हैं, ये सेकेंडरी में, तो नंबर ऑफ टर्न किसके आना चाहिए, सेकेंडरी के, तो उसको एनएस लिख दीजिए या एन2 लिख दीजिए। फ्लक्स के लिए चेंज हो रहा है सेकेंडरी के लिए, तो उसको फाई एस लिख दीजिए। हमारी किताब में उसको 2 और 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिख लीजिए या एस लिख दीजिए सेकेंडरी के लिए, सेम। ठीक है, ये तो बात हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। चलें, और हम जानते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की जो इक्वेशन है वो है माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। बी केयरफुल, यहाँ पे जो करंट है वो किसमें चेंज हो रहा है, प्राइमरी में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से सेकेंडरी में प्रोड्यूस हो रहा है। सो इसमें डेल्टा आई 1 लिख दें या पी लिख दें, पी फॉर प्राइमरी। ओके, इसमें डेल्टा आई क्या है, दिस इज द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। डेल्टा टी वही बात है, वक्त के साथ साथ जो करंट चेंज होगा। ई जो है वो प्रोड्यूस होने वाले म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ है। और एम क्या है, एम हम कहते हैं दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, और इसका यूनिट भी हमारे पास क्या है, हेनरी है। इसका यूनिट भी हमारे पास हेनरी होता है, राइट। तो इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों की राइट हैंड साइड में कंपेयर कर लें, फिर वही बात हमारे पास आ जाती है कि माइनस एन एस डेल्टा फाई एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एम, ओके, डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। सो हमारे पास एन एस डेल्टा फाई एस इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी कह लीजिए, या इसको कह रहे हैं कि एन एस फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी, या इसको हम बुक के हिसाब से देखें तो N2 फाई 2 M I1, इस तरह भी लिखा जा सकता है। सो दिस इज इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन, सेम इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, इसमें मैंने सेकेंडरी प्राइमरी की जबान में लिखा है, इसमें मैंने 1-2 की जबान में लिखा है, सेम स्टोरी। म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो हम इस्तेमाल करते हैं जिस डिवाइस के अंदर, उस डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जिस तरह से मैंने अभी इसकी डेफिनेशन बता दी कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस which works on the principle of mutual induction। सिंपल बात है, क्या डेफिनेशन करेंगे, a device that works on the principle of the mutual induction and it is used to step up and step down the alternating current। जो alternating current है उसको step up या step down करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं, इसमें 2 कॉइल होती है, एक हमारे पास होती है प्राइमरी, उसके नंबर ऑफ टर्न को एनपी कह देते हैं, या मैं डायरेक्टली इस तरीके से तस्वीर बना रहा हूं कि मैंने जो इसको कनेक्ट किया हुआ है वो एसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ रहा है वो एसी आ रहा है, ट्रांसफार्मर एसी के लिए इस्तेमाल होगा। प्लीज बी केयरफुल, व्हाटएवर यू आर गिविंग इट एज द इनपुट इट मस्ट बी फ्लक्चुएटिंग, वो चेंज होना चाहिए, डीसी नहीं देते इसमें। ट्रांसफार्मर के इनपुट पे क्या होगा, हमेशा एसी होगा, आउटपुट पे क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। इनपुट पे डीसी तो आउटपुट पे डीसी मिलेगा, नो वे, कोई डीसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डायरेक्ट करंट का करंट कौन सा होगा, अल्टरनेटिव करंट होगा, बी केयरफुल। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर की इनपुट पे डीसी दूं और बोलूं आउटपुट पे डीसी मिलेगा, वर्क ही नहीं करेगा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, बट द प्रिंसिपल इज कि यू मस्ट गिव इट अल्टरनेटिंग करंट, चेंजिंग वेरिएबल, जरूरी नहीं है एसी हो। अब हमने असल में बहुत सारी टाइप की वेव्स पढ़ी हुई नहीं है, इसलिए मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाता हूं, जैसे स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, सॉटूथ वेव, बहुत सारी वेव्स होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चीजें होती हैं, जो आप में से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनेंगे वो पढ़ते रहे, यार डॉक्टर को भी पढ़ना होता है। हमारे दिल की जो वेव्स होती हैं वो कोई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थोड़ी होती है, वो तो भी इस तरीके से घूम रही होती है ना, तो फ्लक्चुएटिंग है, एवरीथिंग इज फ्लक्चुएटिंग इन द नेचर। ओके, सो इसके नेबरहुड में जो दूसरी कॉइल हमने रखी, उसी नंबर ऑफ टर्न को हम एनएस कह रहे हैं,
और उसको मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से बना दिया कि मैंने एक लोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। दिस इज एल लोड रेजिस्टेंस। ओके, अच्छा होता क्या है कि यहां से वोल्टेजेस यहां पर जाते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन का सारा प्रिंसिपल होता है। इसमें जो चीज है नोट करने वाली वो नोट कर लीजिए, वो ये है कि अगर हम सेकेंडरी के वोल्टेजेस, ठीक है, यहाँ जो वोल्टेजेस होंगे वो क्या होंगे, ईएमएफ सेकेंडरी के, और यहाँ जो होंगे वो क्या होंगे, प्राइमरी के। तो अगर हम सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी लिखते हैं तो यहाँ पर NS अपॉन NP लिखेंगे, सिंपल इक्वेशन। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप EP को पहले कर दें, यानी प्राइमरी के वोल्टेजेस अपॉन सेकेंडरी के वोल्टेजेस, तो फिर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न अपॉन सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न होंगे। इक्वेशन को ऐसे यूज कर लो, ऐसे यूज कर लो, एक ही बात है। ओके, अगली बात जो ट्रांसफार्मर में याद होनी चाहिए कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर जिसके अंदर लॉसेस नहीं होते, वो आइडियल होता है। तो उसमें याद रखिएगा जो भी पावर इनपुट की होती है वही पावर आउटपुट की होती है। ये अच्छी तरीके से नोट रखिएगा। इसका मतलब ये होता है, फर्स्ट जब हमारे एरियाज में ट्रांसफार्मर अगर आपने देखे उस पर लिखा होता है, या आपने देखा होगा जब बारिश के दिनों में लोग कहते हैं ना 11,000 वोल्ट का के पोल के साथ टच कर गया और वो इंसान मर गया। तो जो इनपुट पे हमारे पास आ रहा है ट्रांसफार्मर पे वो 11,000 वोल्ट है। तो पावर हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, तो पी प्राइमरी, और वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, आउटपुट इज द सेकेंडरी। तो हमारे पास प्राइमरी पे 11,000 वोल्ट है, करंट मुझे नहीं मालूम कितना है। सेकेंडरी पे जो वोल्टेजेस हमारे घरों में आ रहे हैं वो 220 है, करंट कितना है वो मुझे नहीं मालूम, बट इफ दिस इज इक्वल सो आई कैन गेस वन थिंग कि प्राइमरी पे अगर वोल्टेजेस बहुत ज्यादा है तो करंट बहुत कम है, सेकेंडरी पे अगर वोल्टेजेस कम है तो सेकेंडरी पे करंट बहुत ज्यादा है। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंपनी है वो किस चीज का बिल ले रही है, वो हमसे ले रही है करंट का बिल। हमें 220 वोल्ट उन्होंने दिए हुए हैं, तो 220 वोल्ट हमारे घर में आ रहे हैं, उसका कोई बिल नहीं है। जब आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपका पंखा हो 220 पे, एसी 220 पे, वॉशिंग मशीन हो 220 पे, कोई बल्ब लगाया हुआ है 220 पे, लैपटॉप लगाया, whatever you have connected with the electricity, it is operating on 220 volt. Okay, तो वो जो 220 वोल्ट है, it is basically drawing the different amount of the current. अब एसी है तो बहुत ज्यादा करंट लेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा। सो जितना करंट लेंगे, करंट कैरीज द एनर्जी, एनर्जी यूज करेंगे तो जो बाहर मीटर लगा होता है उसको एनर्जी मीटर कहते हैं। तो जितनी एनर्जी लोगे, जितना करंट लोगे, उतना ज्यादा आपका बिल आएगा। दैट्स इट। तो हमें जो है वो सेकेंडरी पे करंट चाहिए होता है, तो हम जो स्टेप डाउन करते हैं, वोल्टेजेस जो आउटपुट पे कम करते हैं, तो जो कम करते हैं उसमें करंट हमारे पास बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन भी बता दूं। स्टेप अप का मतलब ये होता है, स्टेप अप का मतलब ये होता है कि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न कम और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो, यानी ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। तो फर्स्ट कर लो कि अगर यहाँ पर आ रहे हैं मेरे पास, प्राइमरी पर आ रहे हैं कितने, 220 वोल्ट आ रहे हैं, और यहां पर मुझे मिल रहे हैं 10,000 वोल्ट। तो ये मैंने क्या कर दिया, स्टेप अप बढ़ा दिए, ये इसको कहते हैं स्टेप अप। ठीक है, जैसे हमारा जो पुराना टीवी था कैथोड रे ट्यूब CRT होती थी, उसमें 220 वोल्ट होते थे, वो 9 या 10,000 वोल्ट बना रहा होता था। ठीक है, उसमें फ्लाई बैक लगा होता था, वो बनाता था। तो या हॉस्पिटल में रखी हुई एक्सरे मशीन, तो एक्सरे मशीन को आप जो है फर्ज करें कि अगर आप 3 फेज सप्लाई की बात करें, 440 वोल्ट दे रहे हैं, तो वो जो एक्सरे मशीन है वो 40,000 वोल्ट बनाएगी तो ऑपरेट होगी ना, तो उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ। अच्छा, स्टेप डाउन हमारे पास क्या होता है, स्टेप डाउन का मतलब ये होता है कि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न बेतहाशा हैं, जबकि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न कम है। जिस तरह हमारे पास होता है 11,000 वोल्ट होते हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, 220 में। अच्छा जी, हमारे घर में 220 आ रहे हैं, तो फिर हमने अपने मोबाइल का चार्जर लगाया, मोबाइल की चार्जर को मिल रहा है 220, लेकिन मोबाइल को 220 थोड़ी चाहिए, मोबाइल को तो 10-12 चाहिए, यानी 10-12 AC होता है चार्जर में, और उससे आखिर में कन्वर्ट होकर 5-6 वोल्ट को बना। तो कहने का मतलब है आपको मोबाइल के चार्जर में भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है जो स्टेप डाउन होता है, 220 से वो कोई 12-15 वोल्ट बना रहा होता है, कम कर रहा होता है, राइट। सो उसके अंदर अलग से ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन हमें 220 दिए होते हैं। सो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड most of the electrical appliances to step down, majority of the time step down होता है, लेकिन पुरानी टीवी की समय बात की स्टेप अप भी था हमारे। इसके बाद मेरा ख्याल एफिशिएंसी की बात करनी चाहिए ट्रांसफार्मर की, तो बड़ा सिंपल सा है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ऐसे आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इज एफिशिएंसी, इतना कोई खास नहीं है। ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास पावर जो लॉसेज है, लॉसेज उसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें जो एक पहला लॉस है उसको हम कहते हैं एडी करंट, जिसकी मैं
ऑलरेडी शुरू में आपसे बात कर चुका हूं कि एडी करंट क्या है। तो जाहिर सी बात है, ट्रांसफार्मर जो है वो उसकी कॉइल को किसी चीज के ऊपर लपेटा होता है, कोर के ऊपर। तो वो कोर अगर एक पूरी प्लेट है तो उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा एडी करंट की वजह से, और दिस इज अ लॉस। तो ट्रांसफार्मर को बजाय एक पूरी मोटी सी प्लेट से बनाने के स्ट्रिप्स के अंदर लेमिनेटेड किया होता है, यानी बारीक बारीक जो की शीटें होती हैं उन शीटों को मिला के और हर शीट को दूसरी शीट से एक वार्निश के थ्रू, यानी एक समझ लें कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू एक दूसरे से अलग होता है, बहुत बारीक सी ले होती है, लेकिन वो सारी प्लेट आपस में चिपकी होती है। तो अगर हम बजाय बड़ी प्लेट लेने के उस प्लेट को बारीक बारीक स्लाइसेस में तोड़ लें, जिसको हम कहते हैं लेमिनेटेड, तो जो एडी करंट के लॉसेस हैं वो खासे ज्यादा कम हो जाते हैं। जो ट्रांसफार्मर आमतौर पर इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है। तो एडी करंट का लॉस हमारे पास, हिस्टैरिसीस लॉस है, रुक जाए हिस्टैरिसीस के ऊपर मैं बात कर लेता हूं। इसके अलावा प्राइमरी पे जो प्रोड्यूस होने वाले ईएमएफ है, सॉरी जो फ्लक्स लिंकेज है, वो सेकेंडरी पे कितना जा रहा है। जो मैं बोल रहा हूं वो बोलने वाली आवाज सामने वाले लोग कितने सुन रहे हैं और साइडों पे जाया कितनी हो रही है। मैं तो चाहता हूं जो सामने लोग बैठे हैं सिर्फ वही सुने, लेकिन जो साइडों पे जाया हो रही है आवाज वो तो जाया हो रही है। तो जो फ्लक्स लिंकेज है जो प्राइमरी सेकेंडरी पे नहीं पहुंच रहा वो भी लॉस है। फिर उसके अलावा जो हीट प्रोड्यूस होती है I स्क्वायर R, याद है रेजिस्टिव जो हमारे पास लोड की हमने बात की थी, I स्क्वायर R या V स्क्वायर अपॉन R, जो पावर डेसिपेशन के अंदर हमने बात की थी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये सारे लॉसेस हैं किसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर। हिस्टैरिसीस मैं जरा बता देना चाहता हूँ, आप लोगों ने हमारे कोर्स में है नहीं सिन बोर्ड के, लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें बात करना चाहता हूं। चलिए हिस्टैरिसीस लॉस की बात करते हैं। सबसे पहले हिस्टैरिसीस की बात करते हैं। अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं कुछ इस किस्म का कि हमारे पास यहाँ पर या तो हम करंट ले लें या हम यहाँ पर बेसिकली लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और इस एक्सिस के ऊपर हम मैग्नेटाइजेशन की बात करें। M इज द मैग्नेटाइजेशन, कोई चीज कितनी मैग्नेटाइज हो रही है, और I जब हम करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो हमने देखा है कि मुख्तलिफ मटीरियल, मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा था कि जो सोलिनॉइड की कॉइल है उसके दरमियान सोलिनॉइड को हम किसी कोर के ऊपर लपेटते हैं, याद है। तो जो जिस कोर के ऊपर लपेटा हुआ है उस कोर की एक परमेबिलिटी होती है। तो फ्री स्पेस की जो परमेबिलिटी होती है उसको म्यू नॉट, लेकिन अगर किसी सॉफ्ट आयरन के ऊपर आपने लपेटा हुआ तो सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर होती है। तो उसका मतलब है, मैंने आपसे कहा था हर मटेरियल मैग्नेटिक होता है, याद है आपको ये बात। तो कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में कितनी मैग्नेटाइजेशन कबूल करता है, इट डिपेंड अपॉन कि जब आप करंट गुजारेंगे तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज करेगी। अब हमने एक ग्राफ बनाया, फर्स्ट करें हम करंट इंक्रीज करते चले गए और जब हम यहां तक पहुंचे, कितना करंट हमने इंक्रीज किया तो मैग्नेटाइजेशन शुरू हुई। अब हम करंट बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन बढ़ रही है, बढ़ते मैक्स हो गई, ओके, यहां तक जाकर ये मैक्स हो गई करंट। अब उसके बाद हमने करंट जो है वो कम करना शुरू किया। जब हम करंट कम करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन कम होनी चाहिए, वो बजाय ऐसे कम होने के मैग्नेटाइजेशन ऐसे कम हो रही है, ऐसे। यानी जब मैं करंट की उसी वैल्यू पर दोबारा आया तो मेरी मैग्नेटाइजेशन दोबारा जीरो नहीं हुई है, ये बड़ी अहम बात है। तो मैग्नेटाइजेशन रिटेन करके बैठी हुई है अपने आप को, मैग्नेटाइजेशन अपने आप को मेंटेन करके बैठी हुई है। गेटिंग माय पॉइंट, रिटेन। तो मैग्नेट यानी फील्ड जो मटेरियल है इट इज नाउ मैग्नेटाइज्ड, और मैं करंट जब कम कर रहा हूं तो उसको मैं डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, बट इट इज नॉट गेटिंग डीमैग्नेटाइज्ड, ओके। यहां तक कि मैंने करंट कितना कर दिया, जीरो कर दिया। तो करंट जीरो पे, नाउ आई एम फ्लोइंग नो करंट, जीरो, बट जो मटेरियल है इट इज मैग्नेटाइज्ड, इट रिटेन सम मैग्नेटाइजेशन। इस चीज को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस, यानी कोई चीज कितना किसी चीज को रिटेन करके बैठती है। तो अगर हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन किसी और तरह बढ़ रही है, करंट कम कर रहे हैं तो किसी और तरह हो रही है। मैंने कहा मैं इसको जीरो करता हूं, तो मैंने करंट को नेगेटिव किया, ये लूप ऐसे जाते जाते यहां जाके टच किया, तो इस करंट, इस नेगेटिव करंट के ऊपर नाउ जो चीज है वो डीमैग्नेटाइज हो गई, डीमैग्नेटाइज। फिर मैंने उसको कहा हम उसको रिवर्स में मैग्नेटाइज करते हैं, यानी एन पॉजिटिव है तो यहाँ एन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, तो करंट को हमने नेगेटिव में इंक्रीज करना शुरू किया, तो ये जी इस तरीके से यहां तक पहुंचा। फिर मैंने करंट को यहां से दोबारा काम करना शुरू किया, तो ये जो चीज है ये ऐसे चली गई। फिर वही बात हो गई कि करंट को जीरो किया, लेकिन रिवर्स में मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करके बैठा हुआ है। फिर मैं करंट को इधर लेकर चला गया पॉजिटिव में, तो ये चीज ऐसे जाकर हो गई। तो ये जो लूप बना है इसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस लूप, राइट। ये हिस्टैरिसीस लूप, ये जो पूरा लूप बना हुआ है, ये लूप बारीक भी होता है और ये लूप चौड़ा भी होता है, मोटा भी होता है। इसका मतलब है एरिया, ये सारा अंदर क्या है, इसका एरिया।
यानी एक लूप ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके भी हो सकता है, ठीक है मेरी बात, और एक लूप ऐसे करके भी हो सकता है। एरिया कम, एरिया ज्यादा। तो जहां एरिया कम होता है इसका मतलब है कि जो मटेरियल है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। क्या मतलब है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का? जिस तरह से मेरे पास सॉफ्ट आयरन है, यानी आसानी से मैग्नेटाइज और आसानी से डीमैग्नेटाइज, बहुत ही कम एनर्जी के ऊपर, एनर्जी एक्चुअली ये एनर्जी है, कम एनर्जी के ऊपर मैग्नेटाइज, कम एनर्जी पर डीमैग्नेटाइज। जिसका एरिया ज्यादा है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये लफ्ज भी याद रख लो, इसे कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए मैग्नेटाइज, ज्यादा एनर्जी चाहिए डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, कम एनर्जी चाहिए जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। क्या मतलब समझ में आया आपको? इसमें आपको ये समझ में आया कि जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन लैग्स, पीछे रह जाती है। लैग्स क्या? लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, आई कह लो। तो आई यानी ये जो है मैग्नेटाइजिंग करंट, ये आगे जा रहा होता है और मैग्नेटाइजेशन उसके साथ साथ उतनी तेजी से चेंज नहीं होती, वो स्लोली चेंज हो रही होती है, तो वो लैग करती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हिस्टेरेसिस। दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। ये लूप का मतलब ये कि एरिया कितना है तो कहलाता है हिस्टेरेसिस लूप। ये दो बातें समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि जितनी मैग्नेटिक मटेरियल है हमारे पास, मिसाल के तौर पे हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जो डिस्क है वो मेमोरी को, यानी आपके डेटा को उन्होंने स्टोर करके रखा होता है। इवन आपका लैपटॉप ऑफ होता है, 1 महीने तक ऑफ हो, आपके हार्ड ड्राइव के अंदर जो डेटा है वो स्टोर मौजूद रहता है उसके अंदर, जितने ऐसे मर्जी को आपका हार्ड ड्राइव को आपने डिस्कनेक्ट करके रखा हो, तो वो डेटा क्या कर रहा है? स्टोर करके रखा हुआ है। देयर इज नो करंट बट इट रिटेन मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन के ऊपर मेमोरी को स्टोर किया हुआ है। इट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन जिस तरह ट्रांसफार्मर की मैं आपसे बात कर रहा था, ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, करंट इज चेंजिंग डायरेक्शन। एसी करंट है ना, एसी का क्या मतलब? अल्टरनेटिंग चेंजिंग डायरेक्शन। जीरो से पॉजिटिव की तरफ गया, पॉजिटिव से जीरो, फिर जीरो से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से जीरो, फिर जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से जीरो। सो इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो करंट अगर यहां से यहां से यहां जा रहा है तो वो कौन सा करंट है? एसी। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली मैग्नेटाइजेशन उस तरीके से चेंज नहीं हो रही। नहीं होने का मतलब क्या है? ऐसे समझ लो कि कुछ इस तरीके से थे हमारे पास, कौन थे वो? जो किसी भी मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल या एटम कह लो, जो कि मैग्नेटिक डायपोल के तौर पर एक्ट करते हैं। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो वो जो इधर उधर रैंडमली, मेरी बात समझ में आ रही है, रैंडमली इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन जब हमने मैग्नेटाइजेशन दी तो वो एक डायरेक्शन में आ गए। तो वो जो एक डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन, क्योंकि जाहिर सी बात है यू आर गिविंग इट द एनर्जी, तो एनर्जी देकर मैग्नेटाइज कराने का मतलब क्या है भाई? उन मॉलिक्यूल को एक डायरेक्शन दे दो ना, तो सर एक डायरेक्शन में आ जाए ताकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करें। तो उन सब कुछ एक डायरेक्शन में डाल रहे हैं और वो जो डायपोल चेंज हो रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और एक खास डायरेक्शन में सारे अलाइन होते जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आते जा रहे हैं। तो वो जो फ्रिक्शनल लॉसेस है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हमें मिलती है। समझ में आ रही है? वो जो उनके घूमने की वजह से वो जो फ्रिक्शन, दे आर द फ्रिक्शन, द मॉलिक्यूल्स और द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फेसिंग द फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू align themselves in the magnetic field, that frictional losses appears in the form of heat। जिस तरीके से दो हाथों को मलो, तो ये जो मल रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है ना, बस इसी तरह हीट जनरेट होती है। तो वो हीट जनरेट हो रही है, तो जो आप एनर्जी देकर मैग्नेटाइज करा रहे हो, तो आपकी एनर्जी का एक हिस्सा हीट के अंदर क्या हो रहा है? लॉस्ट हो रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस या हिस्टेरेसिस लॉसेस कहते हैं। लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस, ठीक है। ये हिस्टेरेसिस लॉसेस किसके अंदर होते हैं? ट्रांसफार्मर के अंदर होते हैं। तो मेरा ख्याल है हिस्टेरेसिस भी आपकी समझ में आज आ गया होगा कि हिस्टेरेसिस क्या है। सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 14। आई बिलीव मैंने तमाम टॉपिक क्लियर कर लिए।